बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्ज़वारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान घेराव करेंगे तो एमक्यूएम के वर्कर भी जवाब देना जानते हैं। और इसी के साथ साथ जो है जल्द इंतखाबात की हामी का भी उन्होंने इजहार किया है। वो कहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इंतखाबात जो है करवाए जाए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि कराची के मौसम में जिस तरह से गर्मा गर्मी सियासत में नज़र आ रही है, इसी के साथ साथ जो है कराची के मौसम भी जो है गर्मा गर्म नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात ने जो है दर्जा हरारत 42 तक जाने का इम्कान ज़ाहिर कर दिए है। स्टूडियो से में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के MPA सदाकत हुसैन साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी, आप खैरियत से। साथ हमारे साथ मौजूद है हिकमत से ताल्लुक़ है। जिस तरह से नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि जब गर्मी में इजाफा होता है तो काफ़ी लोगों को मैदे की प्रॉब्लम और डिफरेंट बीमारियां जो है वो ज़ाहिर होने लगती हैं, क्योंकि विंटर का जब मौसम होता है तो उस तरह से सब हमें फीवर, फ्लू, कफ, यही सारी चीज़ होती है। लेकिन जब गर्मी आती है तो इसमें स्किन डिजीज़, इसमें मैदे से रिलेटेड काफ़ी सारे हेयर फॉल, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी रोनुमा होती हैं। तो हिकमत में इसका किस तरह से इलाज है, क्योंकि हमारी उस तरह की तो ग़िज़ाएँ है नहीं कि हम बिल्कुल प्योर और उस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। अब रमज़ान से की आमद है, रमज़ान करीब है, तो इसमें पकोड़े और काफ़ी ज़्यादा चटपटे से खाने जो है हमारे लोग आवाम पसंद करती है। तो उसके बाद काफ़ी मैदे की शिकायत जो है सामने आ रही होती हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़मान साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी, खैरियत से हैं? अल्लाह करम, आपकी दुआ है। ठीक है जी। हम जो है पॉलिटिक्स पे तो बात करते ही रहते हैं। पहले मैंने कहा हम हिकमत से रिलेटेड गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्योंकि जिस तरह भी मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया ज़मान साहब के जमात जी साहब के जिस तरह से रमज़ान की आमद है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक बार फिर से हमें मुबारक महीना नसीब किया। मतलब रोज़ों के, क्योंकि पूरा दिन हम जो है फास्टिंग में होते हैं, एकदम से फिर हम जैसे पकोड़े, समोसे और काफ़ी में जो है स्पाइसी चीज़ें हम खा लेते हैं, तो वो कितना नुकसानदेह होता है हमारे मैदे के लिए। और जो है लोगों को काफ़ी मतलब बाद में उसको वो होता है जब बिल्कुल आखिरी महीना होता है, मतलब रमज़ान का एंड हो रहा होता है और उसके बाद लोगों की मैदे की शिकायत जो है बढ़ जाती हैं। तो वो किस तरह से जो है इसका हिकमत में इलाज है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं मेडिसिन से अवॉइड करते हैं, नहीं लेना चाहते मेडिसिन। जी वैसे बेसिकली हिकमत में तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारी अद्वियात हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसको बेहतरीन जो अमल है जो सब अपने घर में कर सकते हैं वही अमल मैं आपको बताऊंगा, जो गरीब भी कर ले, अमीर भी कर ले और सारे लोग इसको इस्तेमाल कर लें। तो सहरी के बाद जो है एक पाव दही में मैक्सिमम 5 इलायची के दाने जो है पीस कर और 2 पुदीने के पत्ते पीस कर वो पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद वो दही में इसको इस्तेमाल करें। सहरी के बाद सब 2-2 टीस्पून या 3 टीस्पून वो इस्तेमाल कर ले। इससे एसिडिटीज़ और दीगर जो पेटी गर्मी वगैरह है वो सारी चीज़ें भी बेहतर होगी और प्यास की शिद्दत में भी कमी आएगी। अच्छा। इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें करने से, और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं बेहतरीन जो अमल है वो दही है, इलायची है और पुदीने की पत्तियाँ हैं जो हर घर में मौजूद होता है। मतलब कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए पुदीने की? मैक्सिमम जो है वो 1 पाव दही है तो ठीक उसमें है। आपने 5 इलायची के दाने और 3 पुदीने की पत्तियाँ, इसको आपने पीस कर दही में मिला दिया। और जायके भी अच्छे होंगे और पेट की गर्मी के लिए भी ये पुदीना जो है वो एसिडिटीज़ वगैरह के लिए फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद साबित होगी। दही पेट की गर्मी वगैरह को बेहतर करता है और जिस्म के इम्यून सिस्टम को भी बेहतरी पे लाता है। सही। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी बेहतर है। और इलायची पेट को ठंडा रखता है और ब्लड प्रेशर की शिकायत को भी कंट्रोल करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। तीनों चीज़ें, इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर रहेगा, पेट की गर्मी भी बेहतर रहेगी और एसिडिटीज़ वगैरह जो होना, वॉमिट होना, तेज़ाबियत, पेट की गर्मी, इन सारी चीज़ों में बेहतरी असरअंदाज होगा। अच्छा ठीक है। काफ़ी लोग जो है रोज़े की हालत में उनका बीपी लो भी हो जाता है, कुछ लोगों का हाई हो जाता है, तो वो भी मतलब उसका किस तरह से इलाज हो सकता है कि आपका मतलब पूरा महीना ये चीज़ मेंटेन रहे? इससे यही मैंने कहा ना, छोटी इलायची जो है वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अच्छा अच्छा, वैसा ही। और पुदीना जो है ब्लड प्रेशर का जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक है वो है पेट की तेज़ाबियत, एसिडिटीज, कॉन्स्टिपेशन। ये 3 चीज़ें बहुत मायने रखती है ब्लड प्रेशर के लिए। अगर पेट आपका बेहतर है, मैदा साफ है और एसिडिटीज़ वगैरह नहीं है तो आपका ब्लड प्रेशर बेहतरी तौर पे कंट्रोल रहेगा।
इलायची जब पेट को ठंडा रखेगा तो ऑटोमेटिक आपके ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। ठीक है जी हकीम साहब, क्योंकि महंगाई माशाल्लाह आपके सामने है, खान साहब की हुकूमत में तो एक वक्त का खाना नसीब हो जाए बड़ी बात है। इसी के वजह से जो है मुत्तहदा ने भी अपना इत्तेहाद ख़त्म कर दिया है, अब जो है अपोजिशन के साथ जाके मिल गई है। तो इलायची जो है बहुत महंगी है, अगर कोई शख्स इलायची अफोर्ड ना कर पाए तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका जो है वो धनिया और पुदीना, ये सही। दोनों को पेस्ट बना लें और उसको दही के साथ इस्तेमाल कर लें, ये भी फ़ायदेमंद है ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक। अब अगर साबित धनिया लेते हैं वो भी फ़ायदेमंद है, और अगर वो धनिया पत्ती लेते हैं तो वो भी फ़ायदेमंद है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चाहे वो शुगर के पेशेंट हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, चाहे वो किसी भी पेशेंट से हो, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हो, ऑलराउंडर, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो इस्तेमाल कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और जो कोई डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, वो भी ये चीज़ ले सकते हैं? उनके लिए कोई मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है जी, मतलब इसके अलावा और जो काफ़ी ज़्यादा मैंने भी बताया कि स्किन डिजीज़ भी हो जाती हैं, और गर्मी की वजह से जो है हमारी स्किन जल जाती है जो है बाहर निकल, क्योंकि गर्मी इस कदर शिद्दत की है, तो वो किस तरह से हम अपनी केयर कर सकते हैं? वो सबसे बेहतरीन जो अमल है मुल्तानी मिट्टी, जो सबको हर घर की ज़रूरत भी और सबको पता भी है इसके बारे में। सब घर में, किसी के घर में ये नहीं पता होगा कि मुल्तानी मिट्टी का नहीं पता। मुल्तानी मिट्टी ले ले, मैक्सिमम 1 पाव 250 ml पाउडर ले ले वो, और उसमें 10 ग्राम जो है वो पीपरमिंट ले लें। पीपरमिंट जिसको कहते हैं सत पुदीना, सही, जो सब हिकमत की दुकान में, जड़ी बूटियों की दुकान में, हर्बल फार्मेसी की दुकान पर पीपरमिंट जिसको कहते हैं सत पुदीना, सही, हिकमत सही। में जो बेसिकली कहते हैं सत पुदीना, और इसको तो वो क्या पाउडर फॉर्म में होता है? पाउडर फॉर्म में नहीं होता, वो एक क्रिस्टल टाइप पे होता है, पीपरमिंट कहते हैं इसको। जैसे अजीनोमोटो वगैरह होता है वैसे वो क्रिस्टल टाइप पे होता है। वो मिंट होता है पुदीना, मीठा मीठा जी जी जी, तमाम फ्रेशनेस चीज में जो है वो डाले जाते हैं। जैसे च्युइंगम वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है जी, थोड़ा सा फ्रेश मिंट होता है उसके अंदर। वो आप 10 ग्राम ले लें और 1 पाव मुल्तानी मिट्टी ले लें, उन दोनों को मिला लें। और ऑरेंज पील पाउडर, ऑरेंज के छिलके का पाउडर, वो आप ले लें 50 ग्राम। इन तीनों को आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने बना लिया और रख दिया, ख़राब नहीं होगा ये, बना कर रख लिया और चेहरे पे लगा लें। लगाकर 1 घंटे बाद किसी तो बातचीत ना करें, क्योंकि बातचीत करने से चेहरे में रैशेस आएंगे। ठीक। और अच्छा, हमने इसका मास्क बनाना है? मास्क बना के आपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया। अगर गर्मी दाना है, क्योंकि रमज़ान के महीने में गर्मी की वजह से लोगों को रैशेस वगैरह हो गए, और बहुत सारे को एक्नी वगैरह पिंपल्स की शिकायत है, ये उस पर अप्लाई कर लेंगे तो रैशेस भी ठीक होंगे। एक्नी वगैरह के लिए भी फ़ायदेमंद है। दाद वगैरह हो गए, खारिश वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों के लिए, बॉडी की फ्रेशनेस के लिए भी है ये। ऑरेंज पील पाउडर जो है वो चेहरे के लिए, ग्लो वगैरह के लिए है, चेहरे के फ्रेशनेस के लिए। और मुल्तानी मिट्टी जो चेहरे के टाइटनेस के लिए, चेहरे को टाइट भी करेगा और खारिश वगैरह के लिए फ़ायदेमंद है। और पिपरमिंट जो है वो ठंडी की वजह से, और इसके अंदर जो अफादियत है वो है कि आपकी जिल्द को तरोताज़ा रखेगा, खारिश, चेहरे में दाने और चेहरे के फ्रेशनेस के लिए। मतलब ये 3 चीज़ कॉस्टली भी नहीं है। खान साहब का महीना है, ये महंगाई की वजह से लोग ये भी नहीं कहेंगे कि कोई हिकमत में ज़्यादा महंगी चीज़ है। ये ऐसी चीज़ें मैंने बताई है जो मैक्सिमम 100-120 की होंगे, और वो मैक्सिमम 15 डेज 10 डेज चलेंगे। इसकी वजह से जो लगाने से बेहतरीन रिजल्ट आएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक, हर शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस टाइप का प्रोग्राम कीजिए, तो मैंने अपने नाज़रीन की पसंद को देखते हुए मैंने कहा चले आज हम जो है इस हिकमत से रिलेटेड जो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हम मेडिसिन जो है यूज़ करते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आ जाता है, जैसे कोई स्किन के हवाले से या कोई एक्नी वगैरह। तो आप बताएं कि हिकमत में किस तरह से इसका इलाज है। अच्छा, ये भी कहा गया था कि जो कुछ लोग होते हैं गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, वो धूप में निकलते तो उनकी नाक से खून आने लगता है, जिसे नक्सीर कहते हैं, नक्सीर फूट जाना, तो उसका कोई इलाज है? इसका बहुत बेहतरीन, हिकमत में तो बहुत सारे इलाज है। सबसे बेहतरीन जो इलाज है, एक आता है अंजबार, बूटी है अंजबार। अंजबार जो है वो आप ले लें, उसका पाउडर बना लें आप, क्योंकि जितने भी हकीम की दुकानें, हिकमत की दुकानें, उनके पास अब पहले के दौर में इमाम दस्ता हुआ करता था जो लोग इस्तेमाल करते थे। अब तमाम की दुकानों में जो आप जाएंगे, हर्बल की दुकानें, वहाँ पे चक्की मौजूद होती है, हैंड टू हैंड आपके सामने वो पीस कर देंगे। 100 ग्राम आप अंजबार ले लें,
अंजबार। अंजबार जड़ी बूटी होती है, लकड़ी लकड़ी जैसा होता है, इंशाल्लाह कभी बताऊंगा मैं डिटेल्स में कि कैसी होती है। अभी मैं फिलहाल बता देता हूँ आपको। जी जी। अंजबार जो है वो आप ले लें, उसको पाउडर कर लें, 100 ग्राम अंजबार। सही। अगर जायका अच्छा, खराब है पाउडर फॉर्म में नहीं आती है वो, लेकर साथ पिसवा लें, होगी। हैंड टू हैंड पीस के सारे हिकमत के लोग दे देंगे। तो 100 ग्राम आपने अंजबार लिया और 50 ग्राम मिश्री ले लिया आपने, उसको आपने पाउडर किया। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ या दूध पानी फेंट कर उसके साथ इस्तेमाल कर लें। मैक्सिमम एक दिन में ही अफाका नज़र आएगा, एक खुराक में ही अफाका नज़र आ जाएगा, पर ये हमेशा के लिए ठीक के लिए 1 हफ्ता मैक्सिमम ये इस्तेमाल कर लें। अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और दीगर मसाने की गर्मी वगैरह की वजह से भी जो होता है वो भी ठीक होगा। और ब्लड सर्कुलेशन में जो एलर्जी वगैरह हो जाती है उसमें भी बेहतरीन अंदाज होंगे उसके। और ये नाक के नसीर वगैरह के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ब्लड सर्कुलेशन कहीं से भी जारी हो रहा हो उसके लिए अंजबार बहुत फ़ायदेमंद है। फौरन रोक देते हैं आपको, मतलब इसका ये परमानेंट इलाज है। परमानेंट इलाज, अगर कोई शुगर के पेशेंट है तो वो मिश्री ना डालें, सही, मिठास की वजह से। मिठास की वजह से। ठीक। सदाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद है, ये एक पॉलिटिशियन है, ये भी सड़कों पर निकलते हैं, जो है लोगों के क्योंकि आजकल के हमारे जो लोग हैं ना उनका टेम्परामेंट तो हाई रहता है, तो हिकमत में गुस्से को कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ है? अभी सोशल मीडिया पे कल दिनों हमने देखा था सदाकत साहब की वीडियो वायरल हो रही थी, वो भी बेचारे बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन क्या कर सकते थे। जी हाँ। बेहतरीन पॉपुलर शख्स सदाकत भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। और और अवाम के बहुत साथ अच्छे शख्स है। बहुत अच्छे शख्स हैं। इनको जब भी देखा है अवाम के साथ ही इनको मैंने पाया है। जी जी। तो सियासत में जो गर्मा गर्मी है उसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि इस्तकुद्दूस का इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है। जब सुन रहे हैं, गौर से सुनिएगा। इस्तकुद्दूस वो जड़ी बूटी है जो एवरी टाइम दिमाग सियासत में चलता रहना, ख्वाब में भी सोचते रहते ना, तो इस्तकुद्दूस जो इनके दिमाग मतलब तमाम ये सियासतदान के को दिमाग तेज करती है। हाँ, तमाम सियासतदान के दिमाग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग जो चलाते हैं ना वो थोड़ा कम ये तो चलेगा। बहुत अच्छी बात है जो हमारी नाजरीन है, जो घरेलू खवातीन है, वो जो ये मतलब क्या आपने नाम बताया? जम्माश शम्स, नहीं नहीं, इस्तकुद्दूस। इस्तकुद्दूस जो है ये जड़ी बूटी है, ये आप अपने छोटे बच्चों को दें जिससे उनका जो जहन है वो तेज हो। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। इसकी अफादियत इतनी है कि अगर बयान बताने लग जाऊं तो 1 घंटा भी हो जाएगा, खत्म नहीं होगा डेफिनेशन नहीं, इसकी। काफी सारा टाइम है। मैं इसको शॉर्ट ये बताऊंगा। इस्तकुद्दूस ऐसा है कि जो अगर तंकिया है दिमाग में जब बलगम जम जाता है तो वक्त से पहले बाल का वाइट होना, बालों का गिरना, या गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अकेले में अपने आप से हम ख्याल में बात करना अंदर ही अंदर, जब ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में बलगमी रबुआ जम जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक नहीं पहुंचता। जब नहीं पहुंचता है तो इंसान के दिमाग में ड्राइनेस आती है। ड्राइनेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, गुस्सा ज़्यादा करना, चिड़चिड़ापन, अपने आप से अंदरूनी तौर पे हम कलाम करना, या किसी भी चीज़ों को समझना नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, समझते कम है और गुस्सा ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ों के लिए इस्तकुद्दूस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक। और ये जुनूनियत बहुत सारी चीज़ों में, तो इस्तकुद्दूस जो है वो आपने 1 कप पानी है उसमें आधी टीस्पून आपने इस्तकुद्दूस डाला, उसको जोश दिया। जैसे आपने चाय बनाना है वैसे ही आपने बनाया, बनाने के बाद छान कर आपने पी लेना। अगर उसमें इसके साथ शहद का इस्तेमाल कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन में भी फ़ायदा होगा इसका, और दिमाग को ताकत भी देगा, और दिमाग के लिए फ़रद बख्श है। ठीक। हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 डेज इस्तेमाल करें। सही। एक जड़ी 20 दिन तक करना है। जी, 20 डेज, सुबह और शाम, इसके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर वेट ज़्यादा है तो आपने आधी नींबू और 1 चम्मच शहद इस्तकुद्दूस के टी में मिलाकर इस्तेमाल कर लेंगे, तो इससे वेट भी में भी बहुत इफाका होगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बेहतर करेगा। और तीसरा, आपके बलगमी रबुआ जो दिमाग में जम गए हैं, इस्तकुद्दूस उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करेगा। ठीक है। काफ़ी जो है आजकल साइनस की भी बीमारी बच्चों में भी पाई जा रही है, तो उसका भी कोई इलाज बताएं। उसका बेहतरीन इलाज ये है कि 10 ग्राम मुलेठी, 10 ग्राम बरगे बनफशा, 10 ग्राम बरगे बांसा और 10 ग्राम नीलोफर, ये तीनों का आपने ले लेना है। 2 लीटर पानी में बॉईल करें। जब 10 ग्राम ये तीनों लेनी है। 10 ग्राम ले लें आप, चारों चीज़ों को आप बॉईल करें
और उसके बाद जब 1.5 लीटर रह जाए, छान कर आधा कप सुबह, आधा कप शाम, आधा कप रात इस्तेमाल करें। 1.5 लीटर जब तक ख़त्म होगा, इंशाल्लाह साइनस, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लो, इन सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। और फेफड़े को सबसे ज़्यादा ताकत देता है, सांस की नालियों को ताकत देगा। इस्तेमा वगैरह के पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। मतलब ये जो जड़ी बूटी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम भी करता है। इसका कोई फ़ायदा, ये नुकसान नहीं है। ठीक। अच्छा सदाकत साहब, अभी जिस तरह से भी कोविड की वैक्सीन का लोग बोल रहे थे कि वाहिद इलाज यही है कि इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है, मतलब बीच में काफ़ी सारे हकीम भी इसमें आके उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हिकमत में इसका इलाज है और काफ़ी अच्छा। तो मतलब मेरे ख्याल से हम इससे भी मतलब इनसे भी ये सवाल करते हैं कि हिकमत में ये जो भी कोरोना वायरस है, कोविड है, लोगों की जो लास्ट स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं और मतलब उनका वो चल रहा है कि बस कब डॉक्टर जवाब देते, तो उसका कोई एकदम से मतलब कोई है कि कोई वो फौरन ठीक हो जाए उनको, मतलब फर्स्ट एड हाँ। चीज कोई बेहतरीन ये है कि देखिए, क्योंकि कोविड तो ज़ाहिर अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और ये सिर्फ कराची और पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया में ये पूरी मर्ज है। दुनिया में। बात दरअसल ये है कि ये देखिए, हिकमत में मौत के अलावा हर चीज़ की दवा है। हमारी रसाई इतनी नहीं है या हमारी तहकीक इतनी नहीं है कि हम उस चीज़ को इलाज करें। हर चीज़ का इलाज है। देखिए, कोविड जो आप कह रही हैं, इस पे बेसिकली जो है वो फेफड़े के अंदर जो है बलगमी रबुअत का गाढ़ा हो जाना। मैं उर्दू में इसकी डेफिनेशन कर रहा हूँ क्योंकि अमूमन इंग्लिश में लोग बोल के चले जाते हैं और हमारे आवाम को समझ में नहीं आता। सही बात और है। वो इस चीज़ को, नहीं, हमारे नाज़रीन खुद भी यही चाहते हैं कि जो इंग्लिश नहीं समझ पाते, ज़ाहिर है, जो जिनको उर्दू समझ आती है, तो ताकि मतलब जो भी है दोनों को समझ आए कि क्या कहा जा रहा है, किस और हमारी मादरी ज़बान भी उर्दू उर्दू है, है। तो बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल हम बिल्कुल, उर्दू मैं खुद को भी ही यही चाहती ज़्यादा। हूँ कि हम उर्दू में गुफ्तगू करें। तो ये जो फेफड़े के अंदर बलगमी रबुअत को गाढ़े हो जाने की वजह से सांस की नालियों को तंगी आती है। कोविड ये है ठीक। बेसिकली, फीवर सबसे ज़्यादा बढ़ जाना और उसके बाद जो है बलगमी रबुअत गाढ़ा होकर फेफड़े के ज़ाइल में जम जाना, सांस लेने में तंगी होती है। इसकी वजह से ज़्यादा अमवात होते हैं। ठीक। ये बेसिकली ज़्यादा दर जो है उम्र दराज 40 से जो अबव है उनको ज़्यादा नुकसान दिया, क्योंकि जो उनका कमसिन इम्यून उम्र, सिस्टम, जी, हाँ। इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बलगमी रबुअत उनके लेंस, उनके चीज़ों को ब्लॉक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तंगी होती है और उनकी मौत अमवाक हो जाती है। ठीक। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बी दाना, एक बी दाना है जिसमें बहुत ज़्यादा लेस होता है। वो फेफड़े के लिए, जब फेफड़ा खुश्क हो जाता है, सांस लेने में तंगी होती है और वो जम जाता है जगह पे, तो बी दाना जो है वो फेफड़े के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, वो पेपर के ऊपर वो एक लेयर आ जाती लेयर है, आ जाता उससे है। थोड़ा सा। तो बी दाना और मुलेठी, हाँ हाँ। ये दोनों को बॉईल करें और उन बी दाना 10 ग्राम, 50 ग्राम उनाब, 50 ग्राम मुलेठी और 20 ग्राम खाकसीर, इसको आप 2 लीटर पानी में बॉईल करें। ठीक। जब 1.5 लीटर रह जाए, छान कर फ्रिज में रख दें। आधा कप सुबह, आधा कप शाम गर्म कर इसको टी की तरह इस्तेमाल करें। इससे फीवर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और पेट की तमाम चीज़ों के लिए और फेफड़े के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक। ये बेहतरीन और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन और जवान, ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है जी। ये हर बंदा इस्तेमाल कर ठीक सकता है, है। ये तो अच्छी बात है, मतलब कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और है अल्लाह और पाक शिफा जो देने है कोई वाला है। डायबिटिक पेशेंट भी इसको जो है इजीली ले सकता है। थोड़ी सी अब सियासत की तरफ भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जमात साहब मौजूद ही हैं, हम उनसे वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते रहेंगे। सदाकत साहब, MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्ज़वारी कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, उनके वर्कर्स ने, रहनुमाओं ने अगर घेराव किया, कारकुनान ने घेराव किया, तो हम भी और हमारे वर्कर्स भी जवाब देना जानते हैं और जल्द अज जल्द इंतखाबात की भी उन्होंने हामी का इजहार किया है। जी देखिए फैसल भाई ने जो कहा है, और वो जो हमारे कमर नबी जमील भाई के साथ जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, उसके जवाब में उन्होंने कहा है, और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ऐसा कहा है कि जो बात दुनिया जानती है हमारे बारे में, इस शहर में, इस सूबे में हमारी अक्सरियत है, हम जानते हैं। और हमारे MNA भी सिर्फ 4 हैं जी, बाकी उनके MNA तो 14 हैं। यहाँ वजीर भी उनके रहते हैं यहीं पे, तो हमसे बच थोड़ी ना पाएंगे वो। लेकिन हम लोग सियासी लोग हैं, सख्त समझते हैं, तंजीमी लोग हैं, तंजीम समझते हैं, नज़्म व ज़ब्त समझते हैं, अखलाकियात समझते हैं, इंसानियत समझते हैं।
और ये इंसानियत से गिरी हरकत की है इन लोगों जिसने भी की है। गवर्नर नबी जमील भाई हमारे सीनियर रहनुमा हैं, डिप्टी कन्वीनर है, पार्टी के हेड हैं वो, और उनके साथ जिस तरह वाक़या है वो वाकई में काबिल मजम्मत भी है वो। और जिन लोगों ने किया है उनको तो उनके लिए तो इमरान खान को चाहिए कि उनके लिए जवाब भी देते हैं वो, और उनके जो मकामी रहनुमा हैं उनको भी चाहिए था आके इस तरह की मजम्मत करना। लेकिन अब शर्म की बात है कि वो लोग अब तक उन्होंने मजम्मत नहीं की इस बात की। तो खैर उसका पता चलता है आपको कि पीटीआई का जो नेचर है सियासत का, या पीटीआई की जो तरीक़ेकार है वो ऐसा ही है। हमारा इत्तेहाद रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको बोल नहीं सकता इनके बारे में। 3.5 साल हम इनसे इत्तेहाद का हिस्सा रहे हैं, और इत्तेहाद में जब थे, जब भी हमने उनकी, मैं यहीं पे आपके सीट पे बैठ के उनके बारे में मैंने बोला है, बिल्कुल ऐसे ही। और आज ही बोल रहा हूँ मैं कि हम उनके इत्तेहादी थे, उनमें मर्ज थोड़ी ना होते। एमके में एक अपना सियासी रास्ता रखती है, सियासी सोच रखती है, सियासी फ़लसफ़ा है हमारा, एक हमारी हिस्ट्री एक है। 40 साल 45 साल हो गए सियासत करते हुए एमके को। तो एमके का एक नज़रिया है, हम अपने नज़रिए के तहत पीटीआई की हुकूमत में शामिल हुए थे, और उनसे चंद मुतालबात थे हमारे, और उसमें एक ही मुतालबा ऐसा नहीं था कि हमें वजारत बना दे दो, गवर्नरशिप दे दो, डिप्टी वज़ीर आज़म दे दो, ऐसी कोई मुतालबात नहीं थे उनसे। हमारे मुतालबात क्या थे? हमारे ऑफिस खुल जाए, हमारे लापता साथियों को बाजियाब किया जाए, हमारे साथ जो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे कारकुनों को घर में छापा मारा था, हमारी चादर और चारदीवारी की पामाली की जाती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, यही मांगा था ना हमने। शहर में तरक्याती काम करवाया जाए। तो वो तमाम चीज़ें 3.5 साल के अंदर जैसे हैं वो, मैं क्या बोलूँगा, दुनिया जानती है। महंगाई एक बहुत बड़ा वो तूफ़ान था हमारे यहाँ, जिसको रोक नहीं पाए इमरान खान। और हमारी तो बहुत कोशिश रही इस बात के लिए कि हम हुकूमत का हिस्सा रहें और हुकूमत के साथ काम करें, वफाकी हुकूमत काम करें हम, लेकिन ला महाला जब उनके अपने लोग उनके साथ नहीं रहे तो हमें भी सोचना पड़ा। हमने भी सोचा, लेकिन खान साहब अभी तक जो वो सरप्राइजेस का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कौन से सरप्राइजेस हैं, वो कौन सा का पत्ता है जो वो आखिर में खेलने की उनकी मतलब सोच है कि मैं मुतमईन हूँ, और उन्होंने कौम के भी सामने जिस तरह से कल उन्होंने खिताब किया था, वो भी आपने देखा होगा। मतलब कभी एक जगह पे मुझे लगता है कि खान साहब काफ़ी डरे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक जगह पे मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे होते हैं, और वो सरप्राइजेस का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि आखिरी बॉल तक खेलूंगा मैं। तो वो कौन सी उन्होंने आखिर की प्लानिंग की हुई है, जबकि अपोजिशन के बहुत दावे नज़र आ रहे हैं साथ साथ कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, ये नंबर गेम है। कभी खान साहब कहते हैं कि हमारे भी नंबर पूरे हैं। इस तरह से जो अपोजिशन कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। अभी तक ये जो सियासी जो सिचुएशन है, अभी पिक्चर इसकी क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, मैं जो आपने सवाल किया है पहले, तो उसका जवाब अच्छा इमरान खान दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एज इत्तेहादी जो आपको मतलब जो मैं समझता हूँ तो मैं बोलता हूँ आपको ना, जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं बोल देता हूँ आपको। कि वो कह रहे कि आखिर दिन मैं पत्ता शो करूंगा, आखिर बोल के ठीक है भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ। क्या कहेगी? आखिर दिन रिजाइन कर, यही मेरा वो था। अक्सर आपने देखो दीवारों में लिखा होता है कि फना को रिहा करो वरना, हाँ, फना को छोड़ो वरना, फना को ये करो वरना, इस सवाल निशान भी लिखा होता है। उसके आगे क्या लिखा होता है मालूम आपको? वो छुपा हुआ होता है, वरना कोई बात नहीं, छोड़ दो, रहने दो। तो इमरान खान ने भी यही किया है कि मैं आखिर में करूंगा, आखिर में करूंगा, नहीं वो छोड़ देंगे। यानी कि मेरे एक उस्ताद थे, मुझे याद आता है, ये हजरा मजाक बोल रहा हूँ आपको मैं, कि वो कहते थे कि अल्लाह से मांगने से और कस्टमर से मांगने कभी नहीं शर्माओ, दिल खोल के मांगो। अगर कस्टमर नहीं देगा दादा कम कर देंगे। अल्लाह, हाँ, अल्लाह तो वो है ना, बहुत, अल्लाह से मांगने में क्या हिसाब किताब। इमरान खान भी यही कर रहे हैं मेरे ख्याल में। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास वो है और मैं वो करूँगा, ये करूँगा, अपोजिशन याद रखेगी, ये करेगी, ये सारी बातें वो है। देखिए ये जो अदम एतमाद आया है, ये गैर कानूनी थोड़ी ना है, ये कानून के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं जो आई हैं, उसका मुकाबला करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। और जो चीज़ें हैं, असेंबली मौजूद है, फ्लोर मौजूद है, वहाँ पे वोटिंग होगी, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा, वो घर जाएगा। वो यही तरीके कार है दुनिया में। जिस तरह हम सूबे का मुतालबा करते हैं, सूबे का मुतालबा आसमानी मुतालबा कोई है, ये सूबे का मुतालबा भी हमारे इस आइन में मौजूद है, वो आइनी रास्ता इख्तियार करते हैं। आर्टिकल 148 का जो मुतालबा हम आज तक करते रहे हैं, जो हम वज़ीर आला हाउस गए थे, हम जहाँ मुझे डंडे भी पड़े, तो वहाँ किस लिए गए थे? वज़ीर आला हाउस में कब्जा करने कोई गए थे? हम तो वो बताने गए थे कि भाई आर्टिकल 148 क्या कहता है। आर्टिकल 148 जो कहता है उसकी इम्प्लीमेंट करते हैं आप, मेहरबानी होगी आपकी।
उसके बाद आपने देखा दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया वो, उसके मुताबिक हम आज जो हम मुआहिदा करके बैठे हैं पीपल्स पार्टी के साथ या पीडीएम के साथ जो हमने मुआहिदा किया है वो यही मुआहिदा किया हमने कि जो पाकिस्तान का कानून कहता है, पाकिस्तान की आइन कहता है, पाकिस्तान का जो दस्तूर है और जो दुनियावी और हमारा जो माशरा है, इस्लामिक माशरा है, इसका जो दस्तूर है लोगों को सहूलत देना, उस पर अमल दरामद कीजिए। हमने कोई वजारत नहीं मांगी अभी भी। और तो आपको मालूम है सईद गनी साहब कई मतलब मीडिया पे आगे कहते हैं कि एमक्यूएम ने कोई वजारत नहीं मांगी, कोई गवर्नरशिप मांगा, कुछ नहीं मांगा हमने। वजारत तो खैर आप लोगों ने पहले भी नहीं मांगी थी। फारूक नसीम तो खुद ही खान साहब की पर्ची पे जो है उनको मिनिस्ट्री मिल गई थी, तो वो बात तो देखिए वो आज कह रहे हैं ना फारूक नसीम भैया कि जाहिर सी बात है ये वजारत जो 2 वजारत थी हमारे पास, हमको 3 वजारतें थी। इमरान खान ने 2 वजारतों का कहा था हमें, उसमें फारूक नसीम भाई नहीं थे। वो फारूक नसीम खुद भी कह रहे बात को कि इमरान खान की ख्वाहिश थी मैं बनूं, तो मैंने खालिद भाई से पूछा, खालिद भाई ने बन लिया। वो हमारे कोटे की वजारत नहीं थी वो। तो जाहिर बात है एक बड़ा वकील है पाकिस्तान का, इमरान खान को जरूरत थी, पाकिस्तान को जरूरत थी, पाकिस्तान ने इनको चाहा, एमक्यूएम ने चाह दी, तो इस तरह बने थे वो। लेकिन बात यही है कि पाकिस्तान है और हमारा जो शहर सिंध और सुबह जो है कराची जो है वो सफ़र कर रहा है कराची की बेहतरी के लिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपके इस फैसले से महाजिर कौम जो है थोड़ी सी नाराज़ हुई है? जिस तरह से जो है सोशल मीडिया भरा हुआ है कि महाजिरों की जो है आप लोगों ने महाजिरों का सौदा कर दिया, महाजिर कौम का सौदा कर दिया एमक्यूएम पाकिस्तान ने, थोड़ी सी क्या आपको लगता है कि महाजिरों की नाराज़गी है? फिर मैं नुसरत साहिबा के पास जाऊंगी। नुसरत सर अब्बासी साहिबा भी हमें टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असल में देखिए महाजिरों नाराज़ क्यों होंगे? महाजिर जिनको मैंडेट दिया है एमक्यूएम ने तो दूसरी जमात की तरह नहीं किया ना। हमने तो बुलाया, अपने तमाम वर्कर को बुलाया, तमाम लोगों को बुलाया, एक वो किया, प्रोग्राम किया, हमने उनसे राय ली, एमक्यूएम ने राय ली उनसे, जो वोटर थे सपोर्टर उनसे राय ली हमने। ये जो सोशल मीडिया पे चैनल चुनने मुन्ने बैठे हुए हैं इनको लग गया बुरा, तो लगने तो बुरा, किसी को बुरा लगने तो हमारा क्या जाता है, उनको बुरा लगे। देखिए इमरान खान की हुकूमत के बारे में आज से चंद दिन पहले तक महंगा ये है, एमक्यूएम बैठी हुई है, एमक्यूएम फायदे ले रही है, क्यों नहीं रिजाइन कर देती है। आज वही लोग जो लोग कल ये बात कहते, आज वही लोग के महाजिर का सौदा कर लिया, ये कर दिया। अरे भैया हम महाजिर हैं, हमें मालूम है, कुर्बानियाँ दी है हमने, डंडे खाए हैं हमने, मार खाई है, शहादतें हुई हैं हमारे यहाँ, हम सब जानते हैं। और शहर की बेहतरी के लिए जितना हम सोच सकते हैं उतना आप नहीं सोच सकते। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे नुसरत सैर अब्बासी जीटीए से। नुसरत साहिबा, ये जो भी सियासी सूरत हाल चल रही है, खान साहब भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए अपोजिशन की तो वो भी कॉन्फिडेंट है, उनके भी नंबर पूरे नज़र आ रहे हैं। खान साहब का भी दावा है कि हमारे नंबर भी पूरे हैं। क्या लगता है कि क्या खान साहब जो है वो खुद रिज़ाइन देंगे या फिर जो है अपोजिशन जो है हुकूमत में तब्दील हो जाएगी? जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने व्यूज देने का मौका दिया। जी जी देखिए जी, हालात इस वक्त जो दिख रहे हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम अजीब ही सिचुएशन का शिकार है, क्योंकि सभी पार्टियां जो इस वक्त अपोजिशन की एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, जिनकी सियासी जो नजरियात थे वो सबके सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ जिस कदर जहर उगलते रहे हैं वो भी सबको पता है। और पीडीएम जो बनी और पीडीएम के बाद उस पीडीएम की जो बड़ी जमातें, उन्होंने किस कदर एक दूसरे के खिलाफ बातें की। और इस वक्त ये जो एक साथ मिली हुई हैं, आपको ये भी पता है, मुझे भी पता है, और जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि ये सिर्फ 3 साल हुए हैं इमरान खान की हुकूमत को। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ये सारे केसेस, ये नैब, ये सब नैब की, हाँ किसने इसका चेयरमैन मुंतखब किया? क्या अवाम बेवकूफ है, उसे पता नहीं है? भूल जाएंगे क्या अवाम? सब पता है कि नैब भी बनी, फिर इसका जो चेयरमैन है वो भी किसने मुंतखब किया, फिर केसेस भी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लगाए। यानी इस हुकूमत जो इस वक्त चल रही है इमरान खान की, इस हुकूमत का तो इसमें कोई लेन देन नहीं है। अगर चाहती है हुकूमत तो शायद इदारों को अपने अंडर कंट्रोल करके वो कर लेती, जैसे सजाएं भी मिलती और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हो जाता, लेकिन इदारों को आजाद रखा गया कि इदारे अपने हिसाब से अपना काम करें। बाकी आप खुद देख रही हैं, मैं भी तीसरी बार असेंबली की मेंबर रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि किस तरह खरीदो फरोख्त की मंडियां लगती हैं और किस तरह वो सेनेट के इलेक्शन में या किसी भी इलेक्शन में कैसे पैसा चलाया जाता है। जैसे अभी सिंध हाउस में बहुत बड़ी मंडी लगी हुई है,
और वहां पर किस तरह खरीदो फरोख्त हो रही है, सब पता है, सारे इदारों को पता है, अवाम को भी पता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अवाम को जो चैनल दिखा रहा है, मीडिया दिखा रहा है तो सिर्फ वो दिख रहा है, इसके अलावा जो इदारे हैं वो उनको कुछ नहीं दिख रहा, वो खामोश बैठे हुए हैं या उनको उनके बारे में कोई मालूमात ही नहीं है। सब पता है। आप मैं जो भी पाकिस्तान में बात कर रहा होता है, किधर क्या कर रहा है, हमारी सारी इदारों की एजेंसियों को सब पता होता है। तो बहरहाल ये जो कुछ इस वक्त सिचुएशन है, इसको देखते हुए अवाम यही चाह रही है, बल्कि सबको, सारी पार्टियों को ये सोचना चाहिए था कि किसी भी जमहूरी हुकूमत को पूरा टाइम दें और उसका टाइम पूरा हो, उसके बाद फिर इलेक्शन में जाएं, फिर हर कोई अपने आप को साबित करे। लेकिन अफसोस हुआ, हम तो इत्तेहादी इस वक्त भी साथ खड़े हैं, क्योंकि इत्तेहाद जब हालांकि कई अप एंड डाउन आए और हमें भी कई तहफ़्फ़ुज़ात से पीटीआई से, लेकिन ऐसा वक्त में खुदा न खासा अब तो क्लियर हो गई ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कल तक परसों तक तो सब यही कहा जा रहा था कि जो चीज आई है, जो लेटर है, वो एक झूठ है, झूठ का पलंदा है। लेकिन अब तो हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उन्होंने भी इस चीज को क्लियर कर दिया कि हाँ, इट इज अ ट्रू, ये सच है। तो जो चीज है उसको देखते हुए मेरे ख्याल में मुल्क के मफाद में इत्तेहाद जो पार्टियों का था, वो अपने साथ अगर हुकूमत के साथ रहती और जो शुरू से मुआहदा था उनका, उस हिसाब से चलते, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बेहतर था। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बल्कि पूरी पाकिस्तान के साथ साथ पूरी सिंध की अवाम को बड़ा दुख और अफसोस है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, जिनका हम इतने सालों से, मैं तो बहुत पुरानी सियासी वर्कर हूँ और मैंने तो असेंबली में इनकी बड़ी तकरीरें, बड़े एक दूसरे के झगड़े, एक दूसरे को इतनी गालियां, दहशतगर्द तक, बल्कि मुझे तो कायम अली शाह साहब की स्पीच याद है। अगर जो सदाकत भाई जिनको मारा पीटा घसीटा गया, अभी सड़कों पे इनकी बहनों को, हमारी बहनें भी हैं, वो माओ को जिस तरह घसीटा, किसकी पुलिस थी? इमरान खान ने भेजी थी वो पुलिस, सिंध पुलिस थी ना, उन्होंने मारा पीटा घसीटा, और जिस तरीके से इनको हालतें की गई, कोई छुपी हुई बात है? वो सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। देखिए, जो अभी सदाकत भाई कह रहे हैं ना, जो एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट पर दस्तखत किसके हैं? यानी तीसरी, थर्ड पार्टी दस्तखत कर रही है, गवाह थर्ड पार्टी हुई है। यानी इनके आपस के जो दस्तखत हैं, जो एग्रीमेंट है, उनमें तीसरी पार्टी गवाह बन रही है कि भाई हम आपके इसमें, किसने देखा, कितनी बार आप लोगों के एग्रीमेंट हुए हैं? मैं तो उस वक्त से देखती आ रही हूँ जब इनके सगीर भाई हेल्थ मिनिस्टर थे, तब इनकी मिनिस्ट्रियां थी, उस वक्त से लेकर, बल्कि उससे पहले से इनके पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद होता रहा है। सदाकत भाई से पूछिए क्या मिला आपको। ठीक मिस्टर साहब, आप लाइन पे रुकिएगा, मुझे पूरा करने दीजिए, फिर मुझे जाना। जी क्या मिला? कितना अरसा तक आप लोग इनके साथ रहे? पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा सौदा किया है सिंध का, हमेशा सौदा किया है, और हमेशा इनके साथ अपने मफादात के लिए बैठे रहे, और इनको हमेशा धुतकारते रहे अपने मफादात के लिए इनको। और इन्होंने जो इनके साथ एग्रीमेंट करते रहे पीपल्स पार्टी, बताइए आपने कितनी नौकरियां ले ली? हेल्थ मिनिस्टर साहब थे सगीर साहब, उन्होंने कितनी आपको नौकरियां दिलवा दी अपने अर्बन में? चलो रूरल में छोड़ दें, अर्बन में आपको कितनी मिल गई? कितनी हद तक नसर साहिबा, ठीक है, अगर एमक्यूएम का मफाद था तो जीडीए का क्या मकसद था? आप ये देखिए, बढ़ती हुई महंगाई, ये जो सारा अपोजिशन जो खिलाफ हुई भी है, ये तो लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला शुरू है वो तो बढ़ती हुई महंगाई को लेके हुआ ना। और आज भी जो है खान साहब ने पेट्रोल की जो प्राइसेस है उस पर किसी किस्म की कोई कमी नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि जो प्राइसेस हैं वो उसी तरह बरकरार रहेंगे। मतलब ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, कम से कम जीडीए इसके ऊपर भी तो उठाए ना। बात सुने, आप रोजाना तकरीबन प्रोग्राम करती हैं और आपकी भी माशाल्लाह अच्छी खासी नजर पड़ चुकी है सिंध के जो हालात हैं और सिंध की जो माशी सूरत हाल है। आप नहीं जानती हैं, आपको नहीं पता है कि ये जो सिंध में महंगाई हो रही है, अगर दूसरे सूबों से आप इसको कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि डेलिबरेटली यहाँ पर महंगाई बढ़ाई गई है। इनसे पूछे ना, अभी तो ये अभी इनके साथ जाकर बैठेंगे, जो हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठ कर उनके खिलाफ सबसे ज्यादा एहतजाज करते रहे और पता नहीं क्या क्या जुमले उनको कहते रहे। वो प्ले कार्ड अभी तक इनके पास पड़े होंगे, वो प्ले कार्ड अभी कहाँ रखेंगे जिसपे उन्होंने सिंध दुश्मन और पता नहीं क्या क्या इनको लिखा। तो अब इनसे पूछिए ना कि ये चीनी आटे की यहाँ कीमत क्या है और बाकी सूबों में क्या है, और वो जो प्राइस और कंट्रोल का, बल्कि सबसे ज्यादा इनकी तरफ से रेजोल्यूशन जाते रहे, सबसे ज्यादा हुसैन भाई के इनकी तरफ जो कॉल अटेंशन जाते रहे। बल्कि मुझे तो सदाकत पर रहम आ रहा है, सदाकत ने जिस तरह मार खाई है, जिस तरह जुल्म हुआ है, और जो हमारी राना अंसार बाजी का हाथ टूटा और उनके साथ जो जुल्म हुआ,
अब सब भूल गए। ठीक है जी, दूसरे साहब आप लाइन पे रुकिए, मैं सदाकत साहब का आपने जो सवाल पूछा ना महंगाई का, जी, महंगाई एक अलग इशू है, उस पर हम असेंबली में फ्लोर पर कहते भी रहे, लेकिन जो महंगाई इंटरनेशनली है उसको तो ये भी सपोर्ट करते रहे हमारे साथ खड़े होकर। लेकिन जो महंगाई यहाँ पर इनकी अपनी की हुई है, कराची से कश्मीर तक सिंध का जो हाल है, इनसे पूछिए ना, कराची का जो असर किया किसने किया है? पीपल्स पार्टी ने किया या वो भी इमरान खान ने अगर कर लिया? इतने 14, 15, 20 सालों से कराची में आज तक पानी नहीं मिला, साफ कराची की रोड नहीं मिली, ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, ये उनके साथ बैठे रहे हुकूमत में, क्यों नहीं इन्होंने अब बेहतर करने के लिए वो तमाम इनसे मराद दी? साहिबा हमारा भी यही सवाल होता था हमेशा जब भी एमकेएम जो है वफाकी हुकूमत का हिस्सा थी, तो हम भी यही सवाल करते थे। भाई जो कह रहे हैं ना, सदाकत जो कह रहे हैं ना कि इनका वोटर इनके साथ है, नहीं है। इन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर कहकर के वो हमारे साथ है, ये इनको पता चलेगा जब ये इलेक्शन में जाएंगे, इनको पता चल जाएगा। इनका वोटर सख्त नाराज है, वो कभी भी नहीं चाहता था, ना चाहता है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ जाके बैठे, क्योंकि ये पहली बार इत्तेहाद थोड़ी हुआ है इनका इनके साथ, ये बार बार इत्तेहाद होते रहे इनके साथ, और उन्होंने इनको धोखा दिया है, बार बार दिया है, फिर उसके बावजूद ये उनके साथ जाकर बैठते हैं, तो वोटर इनका सख्त नाराज है। बेशक ये 2-3 मिनिस्ट्रियां लेकर मजे कर लेंगे, इनको पता है, लेकिन इनका वोटर इनका साथ नहीं देगा, ये मैं बता दूंगा। ठीक है सदाकत साहब क्या कहेंगे? दोस्तों साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। बाजी हमारी बहुत सीनियर है और 3 दफ़ा एमपी भी रही है ये, और पार्टी में इनकी अपनी पार्टी में भी मुस्लिम जो फंक्शनल लीग है उसमें भी इनका बड़ा कद है और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरी बहन है ये। बाजी बात आपकी तमाम बातें सर आँखों पर, लेकिन बात ये है कि आप कराची शहर में महंगाई, आपको मालूम, आपने जैसा कहा भी कि इनसे एग्रीमेंट होता रहा, 4 दफ़ा हमारी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में इत्तेहाद हुआ, 4थी दफ़ा ये हो रहा है इस वक्त इत्तेहाद हुआ है। पीपल्स पार्टी से नहीं हुआ है हमारा, पीडीएम से हुआ है इत्तेहाद हमारा, और उसके अंदर वो तमाम लोग जो पूरे पाकिस्तान में रूल करते हैं, जिनकी बड़ी सियासी जमात है, मौलाना फजल रहमान हैं, शहबाज शरीफ हैं, इसके अलावा अवामी बलूचिस्तान पार्टी के जो रहनुमा है, उन्होंने साइन किया है और हमें ज़मानत दी इस बात की कि ये अब आपके साथ वैसा नहीं होगा जो पहले हो चुका है। हम इसी यकीन के साथ निकले हैं और अपने शहर के लिए निकले हैं, अपने सूबे के लिए निकले, अपने मुल्क के लिए निकले हैं। बिल्कुल जो चीज़ें हुई हैं, आप मुझे पहले समझ नहीं पा रहा हूँ कि तमाम लोग इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं। पाकिस्तान में जो कायदे यानी कि कौमी असम्बली में जो अदम एतमाद की तहरीक आई है, क्या वो गैर कानूनी है? नहीं है। क्या गैर आईनी है? नहीं है। वो आइन और कानून के तहत ही आया है ना बाजी, इससे पहले भी कई मर्तबा जो है फेस करना चाहिए, उसको नाराज जाती मसला नहीं है कोई। ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आया है, आइन के मुताबिक आया है, दस्तूर के मुताबिक आया है, अब उस पर अमल दरामद होनी चाहिए। अब जो जीतेगा, बिल्कुल हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तस्लीम किया है, हमारे ऑफिस में आए हैं, हमने इज्जत दी है इनको, आप भी आती रही बाजी, आपको भी इज्जत दिया है, आपके सरबराहान को भी इज्जत दिया है, हम जाते रहे आपके ऑफिस में। ये पाकिस्तान का सियासी जो स्ट्रक्चर है, जो हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, साथ ही दुश्मन रहते हैं, कि दुश्मनी सियासत अलग चीज़ होती है, ज़ातियात से बाहर निकलना चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा है आपने कि हम लोगों के साथ जो वाक़यात और हालात साबका ज़िंदगी में, साबका अदवार में होते रहे हैं, उससे हमें यकीन नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा ना इस शहर के लिए, कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा शहर के लिए। 3.5 साल हम हुकूमत का हिस्सा रहे, वफाकी हुकूमत का, इमरान खान से वादे वईद होते रहे हैं, दिलासे मिलते रहे हैं, हमें तसल्लियाँ मिलती रही हैं हमें, लेकिन हमारे साथी आज भी लापता है। हम उनको उनके वालिदैन से कैसे मुँह मिलाते हैं, नज़र मिलाते हैं, वो हमसे पूछें आप। हमारे भाई जो लापता हैं, जेलों में है, हमारी जो शहीद फैमिली है, उनसे जो नज़र मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, हमें पता है सब कुछ, हम जानते हैं, हमें बड़ी दुश्वारी पैदा होती है हमें। तो वो तमाम लोग जो आज तक सवाल करते हैं 3.5 साल इमरान खान का साथ दिया आपने, उसके बदले में हमारे साथी अब तक क्यों नहीं आए, तो हम उनको क्या बोलेंगे? पाकिस्तान की वाहिद जमात है एमक्यूएम जिसके दफातर बंद है, इमरान खान को बोल के थक गए, कह के थक गए। एक दफ़ा हमने वजारत भी छोड़ी कि चलो वो फिर मुआहिदा किया, उन्होंने बोला करते हैं, नहीं किया। तो अब जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं ना, समझते हैं, सूझ भी रखते हैं। एमक्यूएम एक मुनफरद पार्टी है दुनिया की, पाकिस्तान की, जानते हैं हम लोग। अब हम लोग शहरी सिंध की सियासत करते हैं, शहरी सिंध में रहते हैं हम, और यहाँ के लोगों को जानते हैं, यहाँ की डायनामिक्स को जानते हैं, यहाँ के लोगों के मसाइल को हम जानते हैं, यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात को जानते हैं, उमंगों को जानते हैं। लोगों ने हमें वोट दिया है, हमें चुना है, और हम अच्छा समझते हैं। जब हम इलेक्शन में जाएंगे, सर आपने कहा कि लोग आपके साथ नहीं होंगे, बिल्कुल आपकी राय हो सकती है, आपकी राय का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बड़ी बहन है मेरी आप, लेकिन ऐसा नहीं है, जब इलेक्शन होगा तो हम जाएंगे जी,
ऐसा नहीं कि हमारी एमक्यूएम आज खत्म हो जाएगी। हम इलेक्शन में जाएंगे, 2023 में हो या अर्ली इलेक्शन हो, जब भी हो हम जाएंगे इलेक्शन में, और आप देखेंगे इंशाल्लाह। मैं भी आज रिकॉर्ड में रहेगी बात, ये जबान से निकली हुई बात और मीडिया में रिकॉर्ड हुई बात खत्म नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। शायद आज हमारी शहर से 4 सीटें हैं, आने वाले दिनों में ये डबल हो जाएंगी, ट्रिपल हो जाएंगी बल्कि इंशाल्लाह। तो लोगों ने हमें सराहा है, हमें वोट दिया, पे एतमाद किया है, और आज से नहीं 35-40 सालों से एतमाद करते हैं लोग, और आइंदा भी करेंगे हम। 2018 में जो हमारे साथ बैड लक हुआ, उसके बावजूद जिन्होंने हमारे साथ किया, उनके उसके बावजूद हम पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हम पीटीआई का हिस्सा बने और पीटीआई के साथ शामिल हुए। पीटीआई की हुकूमत में 3.5 साल हम रहे हैं, 3.5 साल का तजर्बा है हमें उनके साथ रहने का। बिल्कुल मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं, हमारी लीडरशिप का मानना है इमरान खान ईमानदार आदमी है, और बिल्कुल हमारे जो वजीरों ने इस्तीफा दिया उन्होंने दुआएं दी हैं उनको कि आप एडवाइस करें इसके लिए, और दुआएं दी हैं ताकि इमरान खान साहब की सलामती के लिए, उनके सेहत के लिए, तमाम चीज़ों की दुआएं दी हैं। तो हम इस बात को बिल्कुल कतई नजर नहीं करते कि सियासत है ये, सियासत के अंदर हम उनसे आज मिले हैं। अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगी तो वही सड़कें होंगी, वही चौराहे होंगे, वही रोड होंगे, वही वज़ीर आला, वही गवर्नर हाउस होगा, और हम होंगे इंशाल्लाह, हमारे लोग होंगे, और हम निकलेंगे अपने हुकूक के लिए। ये तहरीक है हमारी, और तहरीक और जंग में एक कदम पीछे हटना शिकस्त की निशानी नहीं होती है, जंग की हिकमत अमली होती है। ये हमारा तरीक़ेकार है, हमारी सियासत है, करने दीजिए। आपके एहतराम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, नुसरत साहिबा जी। सदाकत भाई ने जितना कुछ कहा ना, खुद ही अपने अल्फाजात की नफी करते चले गए। यानी ये कह रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट किया था पीटीआई के साथ और वो उस पर पूरे नहीं उतरे। आप हमारे दफ्तर नहीं खुले, दफ्तर किसकी दौरे हुकूमत में बंद हुए थे, ऑपरेशन कराची में किसके दौरे हुकूमत में हुआ था। आप ये सारी बातें कैसे भूल रहे हैं? बल्कि अजीब किस्म की बातें करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने उस पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है जिसने, और जिन लोगों पर आपने भरोसा किया है, उनका सिंध में स्टेक क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ ना, उनका स्टेक क्या है जिन्होंने एग्रीमेंट, और गवाह बने हैं आपके गवाह जो बने हैं, उनका एक मेंबर असेंबली में नहीं है। आप उन पर बड़ा फखरिया कह रहे हैं कि उन पर दस्तखत है। यहाँ जिसके साथ आप बैठते रहे हमेशा, पीपुल्स पार्टी के साथ, जिसके साथ बैठकर आपने वो जो मुआहदा किया हुआ है, वो जो आप हमेशा कहते रहे कि एडमिनिस्ट्रेटर, कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बनवा लेंगे? क्या सिंध में और कोई जमातें नहीं है? यानी अगर आपने जब भी आपने सिंध सूबे के लिए अलग एक सूबे की डिमांड की, यही पीपुल्स पार्टी और हम, बल्कि पीपुल्स पार्टी तो क्या, हम तो सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहेंगे हमेशा। पीर साहब ने कभी ये नहीं करने देंगे, ना पूरी सिंध की आवाम ये करने देगी। पीपुल्स पार्टी तो आपको कभी किसी सूरत अगर करेगी तो उसकी उस दिन सियासी मौत हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, धोखा है, दोबारा धोखा मिल रहा है आपको, और आप अब आ रहे हैं, आते रहे। बेशक आप धोखे में आते रहे, आप अपने जाती मफाद के लिए गए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपका वोटर आपके साथ नहीं है। आपकी कराची में इतनी पुरानी सियासत है, सबको पता है। कराची को दिया क्या है आपने बार बार पीपुल्स पार्टी के साथ इल्हा कर करके अपनी सियासत खत्म कर दी। आपकी पार्टी के टुकड़े हो गए, पीएफपी बन गई, दूसरी अलग पार्टियां बन गई, सिर्फ इसी वजह से कि आपने अपने वोटर को रिलीफ नहीं दिया। एग्रीमेंट करते रहे, पीपुल्स पार्टी के साथ बैठते रहे। अगर आप इसी तरह हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे रहते इस वक्त भी, तो यकीन मानिए आपको आज का वोटर सलाम करता। क्यों आज आपके खिलाफ पैनाफ्लैक्स लग रहे हैं? सारी पूरी कराची से कश्मीर तक सब आपको ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया है, आपने अपने साथ मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेना पड़ा, कौम को तबाह कर दिया। और ये बात याद रखिएगा कि ये वक्त बताएगा आपको। आप क्या कह रहे हैं? साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो जीडीए है वो कहाँ खड़ी है? क्या आगे जाके? आपको वक्त से पहले ही बता देती हूँ, जीडीए वहीं खड़ी है जहाँ पहले दिन खड़ी थी। हम इत्तेहाद करते हैं तो अपने उसूलों पर करते हैं, और अवाम इस चीज को अच्छी तरह जानती है कि पीर साहब पर कितने लोग बिके हैं, कितने लोगों ने, और सबको पता है कितना पैसा आया है बाहर से, बहुत सारी चीजें। तो जीडीए को भी ऑफर की गई थी, जीडीए को भी ऑफर की गई है, हर पार्टी को की जाती है। किस पार्टी को खरीदने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? लेकिन पीर साहब पागारों ने हमेशा उसूलों की सियासत की है, इनको पता है। जो मेरे सदाकत भाई बैठे हुए ना, ये भी इन्होंने कहा ना, आप हमारे दफ्तरों में आए, आपने इज्जत दी, तो आप 10,000 दफा हमारे पीर साहब के किंगरी हाउस आए हैं, राजा हाउस आए हैं, आपको उससे ज्यादा इज्जत मिली है। लेकिन आपने जो फैसला किया है, मैं आपको इसके बाद मैं जा रही हूँ कहीं, तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं
कि आप अपने इस फैसले से पछताएंगे, क्योंकि आपकी माँ बहनों के साथ जिस तरह का सलूक किया गया है रोडों पर, रस्तों पे, कराची आपके शहर, आपकी सरजमीन, जो आप कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर हैं, आपकी इसी सरजमीन पर आपकी बहनों बेटियों को घसीटा गया है, मारा गया, और जिस तरह उनको गाड़ियों में डाला गया था वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। आपने उन पर भरोसा किया है। अब नुसरत साहिबा, खान साहब को जो है धमकियां दी जा रही हैं, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनके जो है पार्टी के सीनियर रहनुमा मीडिया पे आके उन्होंने कहा कि खान साहब को हमने भी मशवरा दिया कि आप बुलेट प्रूफ जो है गाड़ी इस्तेमाल करें, आप बुलेट प्रूफ जो है जैकेट आप पहने। मतलब कौन उनको धमकियां दे रहा है, किसकी जानिब से धमकियों की जो है उन्हें धमकाया जा रहा है, थोड़े से इस चीज को भी वाजे कर दीजिएगा। देखिए जी, अब ये चीज मैं तो नहीं, जो ना मैं किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कोई मेंबर हूँ या मुझे वहां से कुछ पता चला या क्या है, जो कुछ है मीडिया के जरिए पता चल रहा है, उनकी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि उनको थ्रेट्स हैं। अगर उनको थ्रेट्स हैं तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के वजीर आजम है, उनको फुल जो सिक्योरिटी है वो मिलनी भी चाहिए, और मेरे ख्याल में उनको दी भी जा रही है। तो लाजमी है जो भी इस मुल्क के हवाले से किसी को भी थ्रेट हो, इनको एमक्यू वालों को थ्रेट से इनको दी गई थी, फिर क्या हुआ, इन्हीं पीपल्स पार्टी वालों ने सारी इनसे ले ली सिक्योरिटी, सबके पास जिनको धमकियां दी मिली हुई थी सबसे इन्होंने सिक्योरिटी वापस लेकर इनको चलता कर दिया। तो बहरहाल वो हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनको अगर खुदा न खास्ता कहीं से थ्रेट्स हैं तो उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी हमारी रियासत की जिम्मेदारी है, और वो इसको मेरे ख्याल में सही तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने अपना वक्त दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सदाकत साहब से नुसरत साहिबा के जो सवालात थे उनका जवाब देंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीदा। ब्रेक से पहले नुसरत साहिबा की पूरी गुफ्तगू सुनी थी। सदाकत साहब, नुसरत साहिबा की जो गुफ्तगू है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे नाज़रीन से कहा था ब्रेक के बाद मैं सदाकत साहब का जवाब लूँगी। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था और अभी बड़े अदब से कह रहा हूँ कि नुसरत बाजी बड़ी है हमारी, और सीनियर भी है मुझसे, और बड़ी भी है, बहन है हमारी। और बहनों की बात को ऐसे भी बुरा नहीं मानना चाहिए। बाजी के जज्बात हैं, बाजी के अपने एहसासात हैं, उनकी पार्टी का अपना मंशूर है, उनकी अपनी पार्टी का अपना तरीक़ेकार है, तर्ज़ सियासत है उनका। तो बाजी की बातें बाजी तक अच्छी लगती हैं इनको। हम समझते थे वो हमने किया है, जो हमें करना था वो हमने किया है। जिस बात का हमें लोगों ने मैंडेट दिया था, जिस काम के लिए, जो हमारे शहीद साथी हैं उनकी फैमिली के लिए, जो हमारे लापता साथी हैं उनकी बाजियाबी के लिए, हमारे दफातर बंद हैं उसके लिए, और लोगों को बुनियादी सहूलत के लिए। इमरान खान साहब के हमारी 3.5 साल की और 4.5 साल की जो हुकूमत रही है, उन तमाम 3-4 साल के अंदर हम मुख्तलिफ अदवार में उनसे हमारी मीटिंग होते रही, और उनसे हमारे मुआहदे होते रहे, राब्ते होते रहे, और हमें तसल्लियाँ मिलती रहीं। तो तसल्लियों का सिलसिला जारी था। और हम आज भी, जब 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उससे पहले भी हमारी मुलाकात रही है, गवर्नर सिंध अपना इमरान इस्माइल साहब हमारे यहाँ गए, मुलाकात की, और बहुत ज़बरदस्त बात चल रही थी हमारी। लेकिन बात है कि जो चीज़ें हमारी थी वो 3.5 सालों में पूरी नहीं हुई हैं। 3.5 साल का सब बहुत होता है। सही बात है। तो हमने आपके साथ खड़े थे ना भाई, इमरान खान खड़े थे। बाजी को नाराज़ होना नहीं चाहिए था। जाहिर बात है, उनको उनका अपना अपनी राय हो सकती है, सियासी नज़रिया है उनका, हमारा अपना एक सियासी नज़रिया, बैकग्राउंड है हमारा। हम जो समझते थे वो हमने किया है, और अपने लोगों के लिए किया है, कौम के लिए किया है। और इंशाल्लाह जो भी मौका रहेगा, जिस तरह बाजी ने कहा कि ये मुआहदा तोड़ देंगे, तो बाजी कोई मसला नहीं है, हम मत नहीं जाएंगे मुआहदा ख़त्म होने से, हम फिर निकलेंगे इनके खिलाफ। जो हमारे साथ वफा नहीं करेगा तो हम भी वफा करने के ठेकेदार, ये जमानत थोड़ी लेके बैठे हुए, ये हमारे पास ये फ़र्ज़ थोड़ी ना होगा कि हम भी वफा करते रहेंगे और दूसरे आदमी जफा करते रहेंगे। तो हम निकलेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। हम जवां हैं, हमारे अज़म जवां हैं, और एमक्यूएम ने हमेशा से, एमक्यूएम एक तहरीक है, और तहरीक का काम यही होता है कि मुसलसल जदोजहद करना, और जदोजहद हमारा काम है और हम करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। खान साहब को धमकियां दी जा रही हैं, क्या मतलब किस तरफ उनका इशारा है? क्योंकि जिस तरह से फैसल वाबडा साहब ने मीडिया पे आके जो है एक निजी टीवी चैनल के शो में उन्होंने बैठ के कहा कि वाज़ेह तौर पे कि खान साहब को जान से मार देने की धमकियां दी गई हैं,
तो वो क्या मतलब किस तरफ जो है फैसल वावडा का इशारा था, वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन अगर दी भी जा रही थी तो किसी किस्म का कोई प्रूफ अभी तक मीडिया के सामने शो नहीं किया गया। जी देखिए निदा, जो चीज़ें आप कह रही हैं और जो बातें, वो सारी चीज़ें हमने मीडिया से ही मालूम चली हैं और जो बताई जा रही हैं। इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर में उन्होंने कुछ खतरे हिलाया था, वो फिर अपने जो काबीना का इजलास हुआ उनका, उसमें भी उन्होंने बताया लोगों को। फिर मीडिया से ही सुना है मैंने कि वो सरबराह फौज के सरबराहान को भी उन्होंने बुला के, ISI के चीफ को भी बुला के बताया उन्होंने। इसके अलावा सहाफ़ी, बहुत सारे सहाफ़ी को बुला के भी बताया उन्होंने और दिखाया भी कुछ उन्होंने। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन यानी कि मैं तो नहीं बोलूँगा कि इमरान खान साहब झूठ कह रहे हैं। अगर वो जो भी बातें हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसके हल तक पहुंचना चाहिए, जिसने किया है और कैसे किया है, क्यों किया है, क्या वजह है इसकी, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और इसके लिए मेरे ख्याल में मेरी अपनी ज़ाती राय है ये कि पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं, जितने कायदीन हैं, तमाम को मिला के उससे उनको बताया जाए कि ये मामला हो रहा है, क्या किया जाए इसके लिए। इमरान खान साहब अगर, मुझे नहीं लगता कि झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो हमें यकीन करना चाहिए उनकी बात का। अगर सच है तो इसकी तहकीकात हो जाए ताकि इसके आखिर तक पहुंचा जाए। इस तरह हमेशा से इमरान खान, जब हमने चागी में बम धमाका किया था 96 की बात है ये, उस ज़माने में भी हमें वज़ीर-ए-आज़म को धमकियाँ मिली और मुख्तलिफ अदवार में हमारे वज़ीर-ए-आज़म को और दीगर लोगों को धमकियाँ मिलती रही हैं। उनकी तहकीकात नहीं हुई। आज तहकीकात होना चाहिए, तहकीकात होने के बाद ही खुल जाएगा। आज जिस तरह ये हालात है मुल्क के इस वक्त, सियासी सूरत हाल बिल्कुल अजीब सा नाटकी का सूरत हाल है कि क्या हो जाएगा, क्या जो लोग परेशान बहुत है, तो फौरी तौर पर सुलझना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है जी। वफाकी वज़ीर जो है शेख रशीद साहब कहते हैं कि रमज़ान के फौरी बाद इंतखाबात की ज़रूरत है और मैं जो है इस्तीफ़ा देना चाहता था, लेकिन मैं इस्तीफ़ा नहीं दे सकता क्योंकि मैं अभी खान साहब का साथ देना चाहता हूँ। देखिए, इंतखाबात की बात करिए, इंतखाब तो कल कर ऐलान कर दे, हम तैयार हैं। MQ तो अच्छा, इनके सारे वज़रा इंतखाबात के पर काफ़ी जोर डाल रहे हैं। नहीं, असल में MQ की भी ख्वाहिश यही है कि जब ये तहरीक एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, जो भी हो, अगर हुकूमत कोई नई हुकूमत बनती है, बनने के बाद फौरी इलेक्शन में फ्रेश मैंडेट लेके जो भी आए हुकूमत फ्रेश मैंडेट लेकर आए, ताकि जो देखिए सियासत चंद लोगों का काम है। ये 200, 250, 300, 500, 1000 लोग होंगे, सियासी लोग होंगे, MNA, MPA, सेनेटर सब मिलाकर। इनके लिए पूरा पाकिस्तान नहीं है, लोगों के लिए पाकिस्तान है, जिन्होंने उनको मुंतखब किया है। सही बात। लोग महंगाई में पीछे में इस वक्त, लोगों को खरीदो फरोख्त करने की कुव्वत खत्म हो गई है इस वक्त, तो उसके लिए करना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई फ्रेश मैंडेट होगा, फ्रेश मैंडेट लेकर जो भी आएगा वो स्टैंड लेगा, काम करेगा वो। तो इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल अर्ली इलेक्शन होना चाहिए। और कोई नहीं है, कानून के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, कोई आसमानी बातें नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ें कानून के अंदर है वो तमाम चीज़ें अमल दरामद हो सकती हैं, लेकिन वो तरीक़ेकार है जिस तरीके से, तरीक़ेकार पे चल के जो ट्रेल है, जो रास्ते हैं, उस रास्ते में चलना पड़ेगा। कोई अलग से रास्ता नहीं बनेगा, कानून के अंदर ही रास्ता मौजूद है। ये तहरीक एतमाद जो आया है वो भी एक कानूनी रास्ता है, और अर्ली इलेक्शन जो है वो भी कानूनी रास्ता है। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, इसमें किसी को वो नहीं है, परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं PTI के नदीम चांडियो साहब। नदीम साहब, आज खान साहब के, वज़ीर आज़म खान साहब के हक में आप मतलब आपकी जो लीडरशिप है, अली माधव शेख भी उनकी क़यादत में जो है कराची से उनके हक में, खान साहब के हक में रैली निकाली गई है। किस तरह की आप लोगों ने रैली आज निकाली, ज़रा थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को वाज़ेह कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सहाफ़ी हज़रात को और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MPA सदाकत साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, सबसे पहले तो हम तमाम हमारे MPA हज़रात, MNA हज़रात मज़ार कायद से निकले हैं। पहले एक मज़ार कायद की हाज़िरी लगाई है और पाकिस्तान की गयूर अवाम को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पूरी कराची में अच्छा इस्तकबाल हुआ, जहाँ भी जा रहे थे बुजुर्ग बड़े वेलकम कर रहे थे, इमरान खान साहब के नारे लगा रहे थे। लेकिन सदाकत साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आप ज्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ ही टाइम में आपके साथ और हमारी माएँ बहनों के साथ जो सलूक हुआ, तो सबसे पहले लीडर ऑफ दी अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब आपके घर पे पहुंचे और PTI की पूरी काबीना पहुंची, गवर्नर सिंध साहब पहुंचे,
उस टाइम आपको पीपल्स पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं थी? क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? इसमें क्या मफादात थे और आपको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? मेरे ख्याल से तो आप में से कोई भी एक अपनी कौम के साथ सिंसियर हो जाए, उर्दू बोलने वाले भाइयों को महसूस हो कि कोई तो ईमानदार हमारे साथ हो। जब भी पीपल्स कोई ना कोई आपको दावत देती है, कोई ना कोई रिश्वत देती है, कोई ना कोई सीट का लालच देती है। ठीक, सदाकत साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको वालेकुम सलाम बोलूँगा और आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ। इमरान खान साहब की भी सलामती के लिए दुआ गो हूँ। जिस तरह जो मीडिया से मुझे मालूम चला कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं। दूसरी बात ये कि भाई जज्बाती ना हो आप, भाई हैं मेरे, और सियासी लोग सियासी बातें करते हैं, सियासी शऊर रखते हैं, आप सियासी आदमी हैं और मुझे यकीन है कि आप बात को समझेंगे। जाहिर सी बात है, हमारा आपसे इत्तेहाद था तो आपसे इत्तेहाद था। आप इलेक्शन तो हमारे खिलाफ ही लड़े थे ना भाई, इलेक्शन तो हमारे खिलाफ ही लड़े हैं। और जो साहब पीटीआई ने आपके ऊपर शेयरिंग नहीं करवाई थी, पीटीआई ने आपको, मेहरबानी होगी आपकी मेहरबानी होगी भाई मेरे कि अपनी बारी में बोलिएगा, मेहरबानी होगी। नदीम साहब बस सदाकत साहब को बोलने का मौका दीजिए, फिर आपकी तरफ आएंगे। जी नदीम भाई मेहरबानी होगी, अपनी बारी में बोलिएगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, बात लोगों को समझ में आएगी। अगर हम आपस में लड़ेंगे, देखिए हम लड़ के कुछ नहीं करते, हम सियासी लोग हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि सियासी लोग लड़ते नहीं हैं, लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं। हम लोगों की फलाह के लिए निकले हैं और जाहिर सी बात है आपका इत्तेहाद रहा है हमारा 3 साल का। इतनी जल्दी आप नज़र फेर लेंगे यार, कैसे हो गए आप? मेरी बात समझें, आप समझें, हमने 3.5 साल में जो मुतालबात पीटीआई से हमारे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। जो हमारी डिमांड थी, अरे हमारी डिमांड वजारत थोड़ी ना थी। आप लोगों ने तो अभी गवर्नरशिप का भी डिमांड कर दिया, गवर्नरशिप ले लो, पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत ले लो। हमने तो वजारत नहीं मांगी ना। हम तो चाहते हैं कि यहाँ कराची के लोगों को फ़ायदा हो, सिंध के शहरी लोगों को फ़ायदा हो, सिंध को फ़ायदा हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो, लोगों को सस्ती रोटियाँ मिले, सब्जी सड़कें मिलें, पानी मिले, सर्विस का निज़ाम मिले, ट्रांसपोर्ट मिले। ये तमाम बातें जो थी हमारी पीटीआई से भी थी और यही तमाम बातें हमने जो मौजूदा अभी एग्रीमेंट किया उसमें भी किया है हमने। और हमने कोई आसमानी बातें नहीं की है सारी। एक भी जगह पे ऐसा नहीं कि एमक्यूएम ने वजारत मांगी है, किसी शख्सियत को फ़ायदा देने की बात की है। हमने यही कहा है कि हमें बलदाती निज़ाम दीजिए, हमें पानी के मसाइल हल कीजिए, हमारे लापता साथियों की बाज़ाबी को यकीनी बनाइए, हमारे दफातर बंद है। आप तो ये बताइए मुझे, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जिसके दफातर बंद है, जिसके दफ्तर बंद है, जिसका हेड क्वार्टर बंद हो? आप बताइए ना, 3.5 साल का अर्सा हो गया, काफ़ी होते हैं साल। ये इतने सालों के अंदर आप हमारा ऑफिस नहीं करवा सके। हमारे 100 से ज़्यादा लापता साथी हैं, उनकी फैमिली को हम कैसे फेस कर रहे हैं वो हमसे पूछे ना आप। हमारे साथी लापता हों और हम घर में सुकून से सो जाएं, बैठे रहें, हमारे ये तो कौन सी इंसानियत हो गई? आपसे हमने तो कहा था भाई, नदीम भाई प्लीज सुनिएगा, हमने तो आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था कि हमारे साथियों को बाजियाब करवाया जाए, हमारे ऑफिस खोले जाए। आपने तरक्याती फंड का कहा था, ऐलान भी किया आपने, पता 64 अरब रुपए, फिर 1100 अरब रुपए। ये तमाम चीज़ें कि हम इसे बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक अच्छी बात कर रहे हैं। आप सियासी जमात हैं, आप समझें बात को। आपके जो हमारे मुतालबात थे, हमारी जो आपसे बात थी, देखिए कल तक हम आपके लिए अच्छे थे ना, तो एकदम से कैसे बुरे हो गए आपके लिए हम? आप समझे बात को कि हमारी सियासी तरीक़ेकार है ये, और हमने जो किया ये हमारा हक था, हमारा जो सियासी नज़रिया है उसके बुनियाद पे किया है हमने। हम किसी का मुलाजिम नहीं है कि आप जो बोलेंगे वही बात करें, वही करते रहें और वैसे ही रहें हम। तो हमारे जितना आपके साथ चलना था हम चले हैं और आइंदा भी चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे कमर नवाज जमील भाई के साथ इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे आपके साथियों ने, आपके डिस्ट्रिक्ट के सदर ने, आपके यूथ के जिम्मेदारान ने किया, वो अखलाकियात है। वो बाद में किया नहीं, वो अखलाकियात है। वो क्यों किया उन्होंने? ये तरबियत कर दी। मैं नदीम भाई, मैं आपको बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ नदीम भाई, आपको मैंने बार बार कहा है सुनने की सलाहियत है कि मैंने सुनी आपकी बात ना, भाई मैंने आपकी बात पूरी सुनी ना मैंने। जी मेरी सुने, सिर्फ 1 मिनट की सुने। मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड रहेगी कि आप चंद अरसे में यही आसिफ अली जरदारी होगा,
आप लोग अलग कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जी हमारे साथ एक और जुल्म हो गया, ये बात रिकॉर्ड रखें और याद रखें, हमेशा जब अल्ताफ हुसैन होते थे उस टाइम भी आप लोग राजी हो जाते थे, फिर रजाई साहब से नाराज हो जाते थे, राजी हो जाते थे, फिर नाराज हो जाते थे। आपको अपनी कौम के साथ सिंसियर होना चाहिए। खुसूसन में आपको अच्छा इंसान था कि आपने जिस तरीके से अपनी माओ बहनों के साथ बिलावल हाउस के पास, सीएम हाउस के बाहर खड़े रहे, डटे रहे, आप भागे नहीं, लेकिन जब उन्होंने जुल्म की तो आखिरी थी। आप हम एहतियाती नहीं रहते, बेशक नहीं रहते, लेकिन आप दुश्मनों की सिफों पे ना खड़े होते, हम आपको सलाम पेश करते हैं। मानता हूं कि आपने चलो ठीक है 3.5 साल हमारे साथ गुजारे, इमरान खान साहब ने आपकी बात नहीं मानी, ठीक है। इसका मकसद कि आप अपने जो इतनी ज्यादती जुल्म हुई वो सब भूल गए, जो सबसे पहले आपके घर पर पहुंचे तहरीक इंसाफ के रहनुमा गवर्नर सिंध, सब ने आके मजम्मत की। तो ये इसमें इतना क्या बड़ा मुफादात था जो आपने पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल दुखाया। वजीर आजम पाकिस्तान पहले भी सुर्खरू थे, आज भी सुर्खरू है, हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आप खुदा को हाजिर नाजिर करके बात करें कि इमरान खान करप्ट है। आप बताएं सदाकत साहब, आप बताएं कि वो मुल्क का सौदा कर सकते हैं, आप बताएं कि वो ड्रोन हमला में राजी हैं। ये बड़ी चीजें होती है। लेकिन नदीम साहब, जिस तरह से सदाकत साहब ने कहा कि जो उनके तहफ्फुज़ात थे वो आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। जिस मकसद के लिए इत्तेहाद किया गया था, जिस तरह से सेंसस का जिक्र किया गया था, जो एक मुआहदा था, आपने खुद भी वो मुआहदा पढ़ा होगा, जो इनके नुकात थे वो सारे 11 नुकात थे। वो 11 नुकात में से किसी एक नुकात को भी जो है मुतादा के जो मुतालबात है उनको पूरा नहीं किया गया। जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि सीएम हाउस के बाहर जो शैलिंग की गई थी और एमक्यूएम को किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तो एमक्यूएम ने जब वो सारी जो कंप्लेन वफाक के सामने रखी उस पर भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं किया गया, तो फिर एमक्यूएम को क्या करना चाहिए था? इन्होंने इत्तेहाद खत्म किया, वो भी आपके सामने है। मतलब अभी आपने कहा कि दुश्मनों के सिर्फ में खड़ा नहीं होना चाहिए था, तो ये तो एक सियासी ये सूरत हाल है, इसमें पर्सनल होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आईजी उनका, सिंध हुकूमत में मशीनरी उनकी, हमारे अपोजिशन लीडर जेल में रहे, हमने क्या किया आप सबको पता है। झूठे मुकदमात एटीसी के, आज भी हमारे लोग पेशियां खाते हैं जाके दहशतगर्दी कोर्ट में। पूरे पाकिस्तान को पता है क्या तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब दहशतगर्द हैं। हमने यही करना था जो हम इनके घर पे चले गए, सदाकत साहब से अयादत की, माए बहनों पे जाके दुपट्टा रखा। इखलाकी फर्ज था आपका, इखलाकी फर्ज था। अगर आप नहीं जाते तो जाहिर है फिर सवाल निशान आप लोगों के लिए भी होता, और आपके इत्तेहादी थे तो आपने इत्तेहाद को देखते हुए आप लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया। खान साहब को किससे धमकियां मिल रही हैं? कौन है जो खान साहब को मारने की धमकियां दे रहा है? इस चीज को थोड़ा सा वाज़ेह कर दिएगा। हेलो, जी 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 आवाज आ रही है मुझे आपकी, जी बोलिए। खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि एक दो बैरूनी मुल्क है, एक शख्स लंदन में बैठा हुआ है, वो मिलके हमारी हुकूमत को गिराना चाहते हैं, क्योंकि खान साहब नहीं चाहते कि उनके आगे झुके अमेरिकन सदर को यूं झुक के सलाम करे जैसे कि दीगर वजीर आजम करते रहे। मैं खान साहब को सलाम पेश करूंगा कि आज तक मुसलमानों के दुश्मनों से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, आज भी वो डटे हुए हैं। मैं कहता हूं खान ने कह दिया कि हो सकता है भुट्टो साहब की तरह मुझे भी मारा जाए, लेकिन मुझे मौत कबूल है, गुलामी कबूल नहीं। तो कौम इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़ी हुई है। हार जीत जिंदगी का हिस्सा होता है। एमक्यूएम ने आके आखिर में जो धोखा दिया वो बहुत शुक्रिया नदीम चाटियो साहब आपका। सदाकत साहब क्या कहेंगे? अच्छा, इनके जो दिल में आए, जो मुंह में आए वो कह दे धोखा दिया, ये किया, वो किया। मतलब हमें 3.5 साल तक क्या उन्होंने क्या किया हमारे साथ? 3.5 साल के अगर इनसे पूछ लिया जाए, भाई आप आए थे, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको आना भी बनता था, और उसके बाद आपने क्या किया? खामोश हो गए आप। हमारी माओ बहनों को अगर कोई मारेगा तो यकीन मानिए, आज भी मैं कह रहा हूँ और उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं भी मारूंगा, इसलिए कि पाकिस्तान का कानून कहता है। और जंगें जब होती हैं उस दौरान में भी माओ बहनों बुजुर्गों को और बीमारों को सहूलत दी जाती है। गिरफ्तार तो कर सकते हैं, उन पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता। तो जिन्होंने किया था उसकी मजम्मत आज भी करते हैं, और तमाम लोगों के लिए पैगाम है यही कि हमारी माओ बहनों पे कोई उठाएगा हाथ तो उनके हाथ तोड़ देंगे हम। तो बात इतनी सी है, आपको जो आपसे जो पूछा जाता है वो बताया करें,
जो आपसे नहीं पूछा गया, आप यहाँ पे एंकर नहीं बने, आपसे जो सवाल किया सवाल करते हैं, आप सवाल का जवाब देते हैं, आप मुझसे पूछने लग गए आपके कारनामे क्या है, सब मैं नहीं बताना चाहता हूँ। मैं बुरी बात होती है, 3.5 साल चले हैं हम, 3.5 साल चले हैं और हमें सब कुछ मालूम है, किस तरह आप यहाँ पे इलेक्शन जीते हैं, किस तरह आप MNA MP बने, सब हमें मालूम है। तो हमसे हमें ना बोले, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, तहजीब याफ्ता लोग हैं हम लोग, तहजीब के दायरे में रहना चाहते हैं, तहजीब में रहने दें हमें झिझोड़ेंगे तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा ठीक है सदाकत साहब, अभी नदीम साहब ने जिक्र किया कि दुश्मनों के साथ, मतलब ये तो सियासत है, इसमें तो मतलब कभी इत्तेहाद ख़त्म हो जाना, कभी अपोजिशन का हिस्सा बन जाना, कभी हुकूमतों का हिस्सा बन जाना, मतलब इसमें दुश्मनी मतलब पर्सनल होने वाली तो कोई इसमें चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर MQM जो है वो अपोजिशन के साथ जा बैठी है तो वो क्या दुश्मन हो गए इनके? मतलब ये तो पर्सनल होने वाली बात है। असल में देखिए, जो नदीम भाई हैं या फिर PTI का अपना अभी सोच है उनकी, वो असल में इमरान खान साहब और फिर दीगर तमाम लोगों की जो रहनुमा हैं, उनकी अब तकरीर सबका उठा के देख लें, नवाज शरीफ के दौर की उठा के देख लें या अभी की उठा के देख लें, जो मौजूदा चल रहा है उसमें इनकी आदतें ही पर्सनल हो जाती हैं। अच्छा, पर्सनल होना बनता नहीं है। देखिए, मैं किसी की ज़ात के लिए बोलूँ ये मुनासिब नहीं है। जाहिर सी बात है, आप किसी के बारे में बोलेंगे तो पलट के आपके बारे में भी बोलने का हक रखता है। वो सियासी चीज़ें हैं और जो हम कर रहे हैं, जो हमारे मुआहदे हुए या हम जिसमें अपोजिशन का हिस्सा बने हैं आज तो वफाक में, ये सियासी हिस्सा है और ये हम मर्ज नहीं हो रहे उसमें, हमारा हिस्सा है। हम समझते हैं कि अभी हमको इसमें शामिल रहना मुनासिब नहीं था। महंगाई में लोग पिस गए हैं, परेशान है लोग, बिजली का बिल बढ़ चुका है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, आटे के रेट देख लें, दूध के रेट देख लें। और अब रमजान आने वाले तो वैसी अशिया खुर्दोनोश में तो बेतहाशा इजाफा हो जाता है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इमरान साहब के कंट्रोल से बाहर है चीज़ें, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। 3.5 सालों में कहीं भी एक मरतबा रुका नहीं कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें बढ़ती रही है। महंगाई 122 रुपए से 182-85 रुपए का डॉलर हो गया आज। तो ये नवाज शरीफ ने नहीं किया है या जरदारी बिलावल साहब ने नहीं किया या MQM ने नहीं किया, ये हुकूमतों का काम था कंट्रोल करना। आप नाकाम रहे। हमारे जो मुआहदे थे 11 रुकनी या 11 उसके निकाती या 12 निकाती, उनमें से एक पे भी अमल दरामद करते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की वाहिद हम जमात हैं जिसके दफातर बंद है। आप हमें सियासी तौर पे कैद करके रखा हुआ आपने। और मैं तो आपके प्रोग्राम के हवाले से तवज्जो से बोलने चाहता हूँ कि शायद मेरे ख्याल में PTI का अपना मुफाद होगा इसके अंदर। अगर हम क्लियर होकर काम करते तो PTI के लिए मुश्किलात होती, तो वो चाहते भी ये थे हमारे अलग हो जाए। हाँ, नहीं हम अलग नहीं, हमारे दफातर बंद रहे हैं। अच्छा। तो आपने कोशिश नहीं किया। मुझे नहीं मालूम है कि सच्ची बात क्या है कि इमरान खान के इख्तियार में थे भी ऑफिस खोलने या नहीं थे, ये वो इमरान खान से बेहतर जानते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ, सियासी सूझबूझ रखने के बाद समझता हूँ कि हमारे दफातर खोले तो नुकसान PTI को ही होना था। ठीक। अच्छा, अभी जो पीपल्स पार्टी के साथ आपने PDM के साथ आप लोगों का जो मुआहदा हुआ है, उसमें क्या क्या नुकात हैं जो इस मुआहदे में इतने लिखे गए हैं? देखिए, तमाम जितने भी मुआहदे हमने किए हैं उनके साथ, PDM के साथ, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे यहाँ से, दूसरी तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुआहदा हुआ है। इसके जामिन मौलाना फजलुर रहमान हैं, शहबाज शरीफ हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो अपोजिशन लीडर हैं और पार्लियामेंट लीडर हैं वो हैं। तो ये तमाम लोग हैं और हमने एक जगह भी कहीं पे भी ये डिमांड नहीं रखी कि हमें वज़ारत चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना है। हमारी ख्वाहिशात नहीं है। आज हमें कुछ ज़मान दे दे कि इस शहर के तमाम लोगों को मसावी हक मिलेगा, तमाम बुनियादी सहूलत मिलेगा, हम सर छोड़ देंगे। हमें सियासत की जरूरत नहीं, ना हम सियासी लोग हैं, ना हमारा कल्चर है, ना ही हमारा बैकग्राउंड है सियासी। हम लोग तो सियासत खिदमत पर यकीन रखते हैं और MQM से पहले हमारा KKF मौजूद है। पहले हम MQM ने पहले KKF बनाया, फिर MQM बनी है। तो हम खिदमत के लिए निकले हैं और खिदमत करना चाहते हैं। और कहीं से भी हमें यकीन दहानी हो जाए कि कराची के अंदर जो लोग बसते हैं या इनके शहरी इलाकों में जो लोग बसते हैं या सिंध में जो लोग बसते हैं, उनकी तमाम बुनियादी सहूलतों को फ़ना तारीख तक हम निपटा देंगे। तमाम लोगों को ये अक्सर शहरी तस्लीम किया जाएगा, तमाम लोगों को ये अक्सर पाकिस्तानी तस्लीम किया जाएगा। हमें सियासत की ज़रूरत नहीं है, हमें हुकूमत में आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने MP बनने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं है। हमारी पार्टी कहती है इस बात को, हमारी पार्टी की लीडरशिप कहती है। तो हमें ज़रूरत नहीं है सिर्फ चीज़ों की। बात यही कि हमने मांगा क्या है,
हमने मांगा है बलदियाती निज़ाम, जो बुनियादी हक है आवाम का। जो बलदियाती निज़ाम मांगा है हमने, बेहतर बलदियाती निज़ाम, वो निज़ाम जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है इस वक्त, जो आर्टिकल 140A कहता है, ये हमने मांगा है। हमने मांगा हमारे जो 100 से ज्यादा कारकुन लापता हैं उनकी बाज़ाबी मांगी है। ठीक, वो 100 माएँ हैं, 100 फैमिली हैं, 100 घराने हैं जो रोजाना उनकी आंखें पथरीली हो गई हैं, ये मांगा है हमने। हमने कहा है कि हमारा ऑफिस खोला जाए, हमने कहा जाए PFC दिया जाए, जिस तरह NFC है उसी तरह PFC किया जाए। हम तो अपने लोगों की बात कर रहे हैं, हमने कहीं भी पूरे 27 रुकनी निकात की जो एजेंडा है उसके अंदर कहीं भी वजारत नहीं है हमारी, वजारत नहीं मांगी है हमने, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। हमने कहा कि लोगों को सहूलत दीजिए आप, कानून में जो चीजें मौजूद हैं उस पर अमल दरामद की जाए, हम पर रहम भी नहीं किया जाए, हम पे रहम नहीं, कानून की चीजें वो पूरी की जाए। तो वो पूरी कर देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो वही सड़कें, वही रोटें, वही हमें। ठीक, हकीम साहब भी हमारे बैठे हुए काफ़ी देर से देख रहे हैं कि सियासी गर्मा गर्मी चल रही है। ठीक है जी, मुझे इस हवाले से जानना है क्योंकि घरेलू ख़वातीन है, उनका किसी किस्म का कोई वर्कआउट नहीं है, घर में सारा दिन मतलब फैमिली के साथ बिजी रहना, किसी किस्म का मतलब कोई फिज़िकल वर्कआउट नहीं होता ना, ज़ाहिर है कि घर से बाहर निकल के वॉक कर लेना, और कुछ घर के कुछ अपने भी कवानीन होते हैं, तो वो भी एक चीज़ को देखते हुए घर से बाहर नहीं निकलती हैं, कोई वॉक शॉक नहीं करती है, तो घर में रहते रहते उनका वेट बढ़ जाता है। तो हिकमत में इसका किस तरह से इसका कोई ट्रीटमेंट है कि आप बढ़ते हुए वेट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? इसका बेहतरीन जो हिकमत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें भी हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है लाख दाना। ठीक है। पहाड़ी पुदीना। कौन सा दाना? लाख दाना। लाख दाना जी। और पहाड़ी पुदीना, सौंठ और मको दाना और कासनी दाना, तुख्म कासनी, तुख्म मको और लाख दाना, पहाड़ी पुदीना और सौंठ, ये 5 चीज़ों को सफ़ूफ बना ले। 50-50 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम्स ले लें और इसको सफ़ूफ बनाएं। आधी टीस्पून सुबह, आधी टीस्पून शाम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। वेट के लिए भी फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फ़ायदेमंद है। जिगर वगैरह की वजह से जिस्म में सॉइलिंग आ जाना या ब्लड सर्कुलेशन की जिस्म में कमी की वजह से जिस्म में सॉइलिंग आ जाना, इन चीज़ों को भी वो फ़ायदेमंद होगा और जिस्म में से वर्म वगैरह को भी बेहतर अंदाज में उतारेगा, ख़त्म भी करेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है और ये वेट के लिए भी है, ये भी कर सकते हैं। और अगर थोड़े बहुत वेट वगैरह, सॉइलिंग वगैरह, तो उसके लिए ग्रीन टी हो गया, वो आप ले लें, उसका टी बनाएं। टी बनाने के बाद आधी नींबू और 1 पीस दालचीनी का उसके साथ बनाकर कहवा बनाकर इस्तेमाल करें सुबह शाम, तो इससे भी वेट और सॉइलिंग ख़त्म होगा। अच्छा, काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है, कहा जाता है कि ग्रीन टी इतनी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, तो ये ऐसी कोई इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। ये सब अपनी तरफ से जिनको तहकीक नहीं की है, जिन्होंने जो आया वो रास्ते चलते हुए बता दिया किसी को, ये चीज़ ना करें, ये चीज़ अपने राय दे दें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। ठीक है। और ये लोगों को ऐसी बताया जाता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो कुछ लोग ऐसे बता देते हैं, इस वजह से आप किसी को टारगेट तो नहीं कर सकते हम। ठीक है जी, आजकल जो है छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट हो रहा है, तो उसकी क्या वजह है? ये जो बढ़ता हुआ हार्ट अरेस्ट, हार्ट अटैक की जो ये छोटे छोटे बच्चों में भी जो है ये पाई जा रही है, तो इसके हवाले से भी मैं गुफ्तगू करने की एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी यंग उम्र के जो बच्चे हैं, काफ़ी नौजवान जो है, सुनने में आता है कि हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया। मतलब ये जो बढ़ता हुआ हार्ट अटैक है, इसकी क्या वजह है और इसका हिकमत में किस तरह से इलाज है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुशामदीदा। ब्रेक से पहले मेरा सवाल था, पहले हम सुना करते थे कि 55-60 की उम्र में जाके जो है किसी को हार्ट अटैक हुआ करता था, तो एक बात समझ आती थी, क्योंकि एक ज़िंदगी का इतना अरसा गुजर जाता है, क्योंकि हम इतने कोलेस्ट्रॉल, इतने हैवी हमारी जो ग़िज़ा होती है वो हम लेते, तो हमारे दिल की शरियानों पे वो पूरे एक कोट जो एक लेयर होता है वो आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आज की बात की जाए, आजकल तो मतलब नौजवान 11, 12, 21,
25 साल की कोई उम्र नहीं है, लेकिन इस उम्र में भी नौजवान जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक की जो है से उनकी अमवात हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सवालिया निशान है कि इतनी कम उम्र में क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कि क्या मतलब ये क्या वजह है कि एकदम से आपको मतलब सुनने में आता है कि वो बच्चा जो है उसका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। वजूहात बेसिक, सबसे मेन बेसिक वजूहात है होटलों का खाना। जो बच्चे होटलों का खाना खा रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, तेल की जो मकदार वगैरह वो जो होती है कोलेस्ट्रॉल, वो दिल की शरियालों में जाकर जम जाती है। लेकिन हकीम साहब, कोलेस्ट्रॉल की अगर बात की जाए तो पहले की जो ग़िज़ा हुआ करती थी, सुबह नाश्ते में मगज़ और जो ऑयली भरपूर जो है कोलेस्ट्रॉल से भरे हुए भरपूर पाए भी खाया करते थे, उसके साथ जो है पराठे भी हुआ करते थे। लेकिन अब तो उस तरह की चीज़ें हमारे नौजवान कहाँ लाइक करते हैं। अब वो बर्गर्स और जो है बस यही सारे उनके वो चल रहे हैं। बाहरों का जो पहले तेल हुआ करता था उसमें ईमानदारी थोड़ी हुआ करती थी। अच्छा, अब वो ईमानदारी खत्म हो गई है। ठीक। सोर्स ऑफ इनकम में शुमार कर दिया गया है, वो ईमानदारी को पैसे में तब्दील कर दिया गया है। इसमें और लोगों का नुकसान हो रहा है, इनको ये पता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तेल जो है वो ख़राब तेल के इस्तेमाल से जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा। ठीक। जब आपके ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ी चीज़ को आप शहद पानी गिरा दें, बह जाएगा। शहद गिराए, आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में बहेगा। तो खून में जब गाढ़ापन आ जाएगा तो ऑटोमेटिक दिल जो है वो पंपिंग करने में स्लो मोशन काम करेगा। मैं उर्दू में इसीलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि सबको समझ में आए। ठीक, ठीक है। तो दिल की जब जमेगा तो इसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, चलते हुए सांस फूलना, इन चीजों का तीन ज्यादा बहुत ज्यादा मुतासिर होते। तीन अच्छा, चीजें। चलते हुए सांस फूलना, इसका मतलब ये है कि ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही। कोलेस्ट्रॉल के अलावा आपके जिस्म के जो सबसे ज्यादा जो काम करता है वो 24 घंटे जिंदगी भर, वो है दिल, जो कभी भी रुकता नहीं। ये रुका तो इंसान रुक जाएगा हमेशा के लिए। ठीक ठीक। तो आप ये चीजें इस्तेमाल करें। इसमें सबसे बेहतरीन जो जड़ी है वो है छोटी चंदन, छोटी इलायची, गोंद कतीरा और मिश्री। ये चार चीज़ों को सफ़ू बना ले और सब हम वज़न लें। 50 ग्राम्स लेना है, 50 ग्राम्स हम वज़न ले लें। इसको पाउडर बना लें। चाय की आधी चम्मच टीस्पून आपने सुबह और शाम इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहेगा, मसाने पेट की गर्मी भी बेहतर रहेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका बेहतर रहेगा, एसिडिटीज वगैरह भी बेहतर रहेगी। पर वो बाहर की चीज़ों को बंद कर दें। ठीक है, मतलब किसी किस्म का कोई जंक फूड की तरफ अभी फिलहाल ना जाए। अगर आप ये सारी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं अपना, जो भी आपने एक बताया कि आपने ये सारी चीज़ें सेम मकदार में लेनी है, तो उसके साथ आपने फिर अपना जंक फूड बंद कर देना है, उसकी तरफ आपने नहीं जाना है। जितना एहतियात करें वो एहतियात इनके लिए बेहतर है, सेहत के लिए वो उनके लिए बेहतर है जिनको तो ये जो आपके दिल की बंद शरियानें हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो क्लियर हो जाएंगी आपकी, उससे क्लियर भी होंगी। और अगर बंद है तो लहसुन सबसे बेहतरीन तिब्बे नबवी के मुताबिक 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत है और हामिल है, जिसमें आप बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे हॉस्पिटल में, तमाम जगह में लगे हुए हैं। तिब्बे नबवी पहले इस्तेमाल कर ले, उसके बाद एंजियोग्राफी वगैरह सारी चीज़ें जो करवाते हैं इससे पहले ये करवा ले तो बेहतर है और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी है। लहसुन, अदरक, नींबू, सिरका सेब और शहद, इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल, दिल के बंद वॉल शरियाने, वेट, सूजन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों में इसकी अफादियत है। और ये कॉन्स्टिपेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पेट वगैरह के लिए भी है, वेट के लिए भी है, सूजन के लिए भी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, हार्ट के लिए भी है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने हैं और बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित है और बहुत एक्सपेरिमेंट इसकी हो चुकी है। तो ये कामयाब नुस्खा है। इसको आपने 5 चीज़ों को हम वजन अर्क निकाल के देसी अदरक लेना है, देसी लहसुन लेना है। इन 5 चीज़ों को आपने लेना है। लेने के बाद अलग अलग अर्क निकाला, सारी चीज़ों के अर्कियात को हम वजन लेकर आपने मैक्सिमम 50 मिनट्स हल्की आंच में पकाना है, बॉईल करना है। जब उसमें 1 चम्मच से उठाएं उसमें 1 तार आ जाएगा। जब 1 तार के करीब, 2 तार के करीब आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम।
खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भर पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस्तेमाल करने से दिल के बंद वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, ये साबित है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, आजकल मतलब नज़र जो है उसका भी बहुत ज़्यादा कि कमज़ोर नज़र जो है वो हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे बूढ़े सभी जो है आजकल मोबाइल की दुनिया में इतना मगन हो चुके हैं कि ना उन्हें अपनी आंखों की परवाह, ना अपनी स्किन की परवाह, किसी किस्म की नहीं। ये आंखें जो कमज़ोर हो जाना, उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? इसका बहुत सारी बेहतरीन दवाइयाँ हैं। एक शॉर्ट और बेहतरीन जो हर घर में मौजूद है, आलमाउंड बादाम 50 ग्राम, बादाम, ठीक है, दखनी मिर्च 10 ग्राम, ठीक, और धनिया की गिरी, धनिया साबित धनिया की एक बीच में गिरी होती है जो तमाम पंसारी और जड़ी बूटी की दुकान में मिल जाती है बामुश्किल। वो जो आप सौंफ और धनिया गिरी उसके साथ वो मिली हुई सौंफ मिलती है, धनिया की गिरी है, आलमंड बादाम है, और मुंडी, जो किसी को इसके बारे में पता नहीं है, कम लोगों को पता है। मुंडी जड़ी बूटियों का एक है, मुंडी जो गोल गोल सा होता है, फोम जैसा होता है वो सारी चीज़ों को आपने हम वज़न ले लिया 50-50 ग्राम, और आपने 10 दखनी मिर्च को ले लिया 10 ग्राम, इसको आपने सफ़ू बना लिया। चाय की 1 चम्मच सुबह, चाय की 1 चम्मच शाम, गाजर का जूस हो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, गाजर का जूस तो वैसे मैंने भी सुना है, गाजर का जूस आईसाइट वीक के लिए फायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत अच्छा बहुत है। आप बेहतरीन है। विंटर में आप इसको विंटर लें, के लिए इसके लिए फायदेमंद है, और जूस होना इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, और दूध वगैरह मिल्क शेक वगैरह इसके साथ पी सकते हैं, फायदेमंद होगा। जितनी ताकत के अंदर जो आपकी आईसाइट वीक के लिए फायदेमंद हो, तो आपने ये सफ़ूफ बनाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाना है। इससे आईसाइट वीक के लिए भी फायदेमंद है, दिमाग के लिए भी है, और बादाम तो ऐसे ही दिमाग को ताकत देता है, और मैदे और मसाने की गर्मी को भी एतदाल में, क्योंकि जब मैदा और मसाना ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में तरोताजगी जाएगी, तो आपकी आईसाइट वीक के लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, फिर मैं सदाकत साहब के पास जाऊँगी इजाज़त के लिए। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाना होगा। आजकल जो है मतलब हेयर फॉल, बालों का गिरना, ये भी एक बड़ा मसला बना हुआ है, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि इसमें जो है मर्द हजरात भी इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। तो वो अच्छा काफ़ी लोग तो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ भी अब जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही जिनके बाल गिर जाते हैं। तो जो ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं वो तो एक मसनूई तरीका है, वो तो आप हम सबको पता है। क्या उसमें हिकमत में मतलब इसका कोई इस तरह से कोई इलाज हो सकता है कि वो कुदरती आपके बाल वापस आ जाए? इलाज तो है, पर 40 साल से कम उम्र होनी चाहिए। हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जी समझे कि मेरे सर में ये बाल आ जाए, वो तेल इस्तेमाल कर ले, तो उम्र के हिसाब से इंशाल्लाह है सही। तो इसके आप बादाम का तेल 20 ग्राम ले लें, ठीक है, कलौंजी का तेल 20 ग्राम ले लें, अंडे का तेल, एग ऑयल, क्योंकि स्मेल इसमें ज़्यादा होता है और अफादियत इसकी ज़्यादा है, तो स्मेल भी इसके अंदर ज़्यादा है, तो ये 10 ग्राम ले लें आप, और तिल का तेल 50 ग्राम ले लें। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें, और 5 ग्राम जमाल घोटे का तेल, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमाल घोटे का तेल जो है वो बालों को टिश्यू को में निकालने में बहुत मायने रखता है। क्या होता है जमाल घोटा? जमाल घोटा जो है वो अमूमन लोग जो है मोशन वगैरह लग जाने के लिए लोगों को दे देते, कोई दोस्त मजाक में किसी को दे देता है, तो ये वो जमाल घोटा है। ठीक है, ठीक है। आम दुकानदार तो फिलहाल नहीं देंगे, वो जमाल घोटे का तेल कंपनी का बना हुआ आता है। ठीक है। ये आपने मिक्स करके अपने बाल में लगाना है, तो बाल गिर रहे हों, या 2 मुंह हैं, खुश्की हैं, या नहीं बढ़ रहे, या बाल बेरुखे हैं, बेजान है, तो इन सारी चीज़ों में बालों में बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा करेगा। और इसी के साथ कोई ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करे जो आपके दिमाग को ताकत दे, क्योंकि बालों का ताल्लुक जो है वो आपका दिमाग से है। दिमाग के लिए आप इस्तेमाल करें बादाम, ये अखरोट सबसे बेहतरीन, किशमिश और अखरोट आप रात को 7-7 दाना जो है, 7 दाना किशमिश हो गया, 1 पीस अखरोट के हो गया, आपने रात को पानी में भिगो दिया, सुबह उठा किशमिश और अखरोट खाकर उसका पानी पी लिया। दिमाग को जब आपके ताकत मिलेगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ताकत जाएगा, तो बालों को ताकत मिलेगा। बालों को चाहिए था ब्लड, वो ब्लड अगर नहीं मिलेगा तो वो आपके बाल बेजान होंगे। आपने तेल लगाए, तेल आप ऑयल जो आपको फायदे करेगा, पर आपको उसके साथ एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए वो आपको किशमिश और अखरोट आपके दिमाग को ताकत देगा। किशमिश तो मेरे ख्याल से सभी का नॉर्मल प्राइस है, नॉर्मल, और अखरोट भी नॉर्मली प्राइस है। 1 पीस आपने ले लिया, वो
दिमाग में और क्योंकि मैं ये ताकत चाहती हूँ कि वगैरह हमारे के लिए। नाज़रीन को हम सस्ते सस्ते से नुस्खे बताएं ताकि वो जो है अफोर्ड कर सकें मैंने घर जो भी में। नुस्खा बताया इंशाल्लाह सस्ता ही बताया है। और और अच्छा, इसकी मतलब अगर जितने आपने ग्राम्स बताए, टोटल इसकी कॉस्ट क्या होगी? ये वाला जो मैक्सिमम इसकी जो कॉस्ट होगी 250 रुपये, अच्छा, मतलब अफोर्डेबल है, मैक्सिमम मतलब 250 250 के रुपये हो करीब। गए, 200 रुपये हो गए, 20, इससे ज़्यादा और ये कॉस्ट अच्छी नहीं क्वांटिटी है होती है इसकी। जी। और ये ठीक। बस थोड़ा सा आपने, अमूमन लोग जो है अपने बालों में तेल नहीं लगाते हैं, बालों के जड़ों में लगाना चाहिए तेल। बाल में लोग लगा लेते हैं और जड़ों में नहीं लगाते, ये बहुत ज्यादा अच्छा, एंड्स मायने पे लगा रखती है। लेते जी हैं और स्कैल्प पे जो वही आपके रूट्स यहाँ पर होते जी, हैं। वही वाला दरख्त के पत्तों को पानी दे दिया, जड़ को नहीं दिया, और दरख्त को देख के कह रहे ये शदो शदाब क्यों नहीं हुआ भाई। सही बात है। तो जड़ को चाहिए, जड़ों में तेल देंगे तो आपके बाल इंशाल्लाह बेहतर और ठीक। बेहतरीन अंदाज में, जो मैंने आपको बताया है, हाँ। वो बेहतरीन सस्ता और बेहतरीन नुस्खा है ठीक जो है। हर दुकान में अब मिल बहुत जाएगा। सारे लोग ये भी मतलब हमारे पास क्वेश्चन आए थे कि आपने पूछना है मतलब जब सो के उठते हैं सुबह, रात भर के आप पूरे आपने मुकम्मल अपनी नींद की है, लेकिन आप सुबह जब उठते हैं सो के, तब भी आपको थकावट सी, जिस्म में पेन और मतलब एक सुस्ती सी महसूस हो रही होती है, तो ये क्या वजह है इसको, ये क्यों है? ये वजूहात ये है, जब जिस्म में कमजोरी आएगी, जब आप बार बार थकावट आपको होगी, तो इसका मतलब आपके जिस्म में कमजोरी आ रही है, आप कमजोरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो फायदेमंद चीज है वो अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करें। अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जिस्म में सारी चीजें बेहतरी होगी। फल फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जो कुदरती चीजों में, फ्रूट में जो ताकत दी है वो किसी और में नहीं हो सकती। सही। फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन जो है वो रात को आप एक खीरा का इस्तेमाल करें, सुबह उठें आप दही वगैरह का इस्तेमाल करें, ठंडी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, मिल्क शेक वगैरह इस्तेमाल करें। हर चीज़ों में अगर मैं नुस्खा और जड़ी बूटियाँ ही दूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुदरती फल फ्रूट और सब्जियां वगैरह दी हैं वो किस चीज़ ये के भी लिए? कुदरती चीज़ है ना, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी तो भी कुदरती है। हाँ। पर जो घर में हर फर्द इस्तेमाल कर ले, ठीक है। ठीक है फल जी। फ्रूट भी है। ठीक है जी। आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दें, ताकि अगर हमारे नाज़रीन आपसे कांटेक्ट करें किसी किस्म की कोई दवाई के लिए, जो आपसे पर्सनली फ़ोन करके जो उनका मसला है वो आपसे, मतलब मीडिया के ज़रिए, अभी हमने अपना जो है कॉल जो है सेशन स्टार्ट नहीं किया, अगर हम करते तो काफ़ी लोग आपसे कांटेक्ट करते, तो हमें बात करने का मौका नहीं मिल पाता। तो मैं चाह रही हूँ कि आप अपना इस नंबर बता दें ताकि हम अपनी स्क्रीन पर भी दे दें, हमारे जो नाज़रीन है वो देख रहे हैं वो अपने पास नोट कर लें। ये कांटेक्ट नंबर है, ये शमशुद्दीन दवाखाने के नाम से है, 0301 26 13 220 2613 220 0301 2613 220 2613 220 0301 2263 0301 2613 220। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कीम साहब, आपने टाइम दिया। सदाकत साहब, हमने तो आपको अभी नई हुकूमत के लिए पूरा एक प्लान चार्ट तैयार करके दे दिया, किस तरह से आपने फिट, एनर्जेटिक, और जो हकीम साहब इसलिए हमने आज आपके साथ बैठाया था कि नई हुकूमत के लिए आप अभी से तैयारियां कर लें। ठीक है जी, क्या कहेंगे? मोहब्बत की इम्तिहान है। अभी वो सफ़र ख़त्म नहीं हुआ और जाहिर सी बात है पाकिस्तान है और कराची है, इसकी तरक्की के लिए हम हर वक्त तैयार बैठे और इंशाल्लाह जो भी करेंगे कराची की फलाह व बहबूद के लिए करेंगे, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे अजदाद ने बनाया था और ये हमारे अजदाद की निशानी है और पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि पाकिस्तान को चला भी हम सकते हैं। हमारी खालिद भाई ने 2018 के इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर हमें सही नहीं गिना गया तो हमें तोलना पड़ेगा। तो हम जहाँ थे वहाँ हुकूमत ही, जहाँ थे, जहाँ नहीं है वो अपोजिशन में होंगे। तो ये तरीक़ाकार है हमारा, ये हमारा वजन है, ये हमारा साइज है। दुनिया समझ ले इस बात को कि जिसको गिना नहीं जाता है उसको तोलना पड़ता है। तो यही एक चीज़ है। ठीक है जी। सदाकत साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगी, पीटीआई की जानिब से किसी किस्म की कोई धमकियाँ, मिस कॉल, कोई मैसेज? देखिए, आपने पहले दिन ही देखा होगा कमर नबी जमील भाई जो हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं, डिप्टी कन्वीनर भी हैं, इस्लामाबाद में किस तरह उनके साथ बदतमीजी की गई। अच्छा, कोई आम आदमी ने नहीं किया, ये पाकिस्तान पीटीआई के जो वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर हैं उन्होंने किया, यूथ विंग के जिम्मेदार हैं उन्होंने किया, पीटीआई के जिम्मेदारों ने किया ये काम जो काबिल मजम्मत है। और मेरे ख्याल में पीटीआई के आला क़यादत को आना चाहिए था इस मामले पर कि आके बताएं कि एक दूसरे को तस्लीम करें।
सियासी तौर पे एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए। इस तरह ज़ातियात पे और इस तरह प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, इस तरह किसी की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ, कल फैसल भाई ने भी कहा, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि हम ज़्यादा लोगों को जानते हैं और ज़्यादा मुश्किल कर सकते हैं आपके लिए, तो बराए मेहरबानी हम आदमी हैं, तुम्हारी जैसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हम इस फलसफे पे यकीन रखते हैं, तो अपना क़िबला दुरुस्त रखें ताकि हम आपका क़िबला दुरुस्त ख़राब करने ना आए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदाकत साहब आपका, जमात साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नेता सबको दे इजाज़त, मुझे मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। गर्मी बहुत है, घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, ठंडा ठंडा पानी पिए, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें। अल्लाह हाफ़िज़।